ओके, तो अभी हम क्या करने वाले, किसी न किसी बुक में से ऑडिट हमें पढ़ना था, तो आई हैव सिलेक्टेड सीए इंटर का मॉड्यूल, क्योंकि सीए इंटर का मॉड्यूल अगर कर लेंगे कवर तो बहुत सारे जो ऑडिट टर्मिनोलॉजीज होती है वो हमें समझ में आएगा। एंड देन अगर आप यहाँ से अगर ऑडिट समझने का ट्राई करोगे तो सीए इंस्टीट्यूट इज द इंस्टीट्यूट विच राइट्स ऑडिट इन द बेस्ट पॉसिबल वे, उससे अच्छा तो नहीं हो सकता। अब दो टाइप के स्टूडेंट हमारे सामने होते हैं हमेशा, एक जो खुद सीए इंटर के स्टूडेंट है, उनको सीए इंटर लिखना होता है, और बाकी लोग ऐसे ही आके बैठे हैं, बस मतलब पता नहीं क्यों आए हैं, बस आके बैठे हैं यहाँ पे। तो आप सब लोग ये टर्मिनोलॉजी सीखने का ट्राई करो। आई ट्राई टू कीप एज फास्ट एज आई कैन, लेकिन जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको लिख के प्रैक्टिस करना है, दे हैव टू राइट इट डाउन, समझ में आ रहा है। और जो बच्चे एग्जाम नहीं देने वाले हैं, मतलब एटलीस्ट सीए लेवल का एग्जाम नहीं देने वाले, लेट देम, आप सुन लो मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ लाइफ में काम आ ही जाएगा। और ऑडिट में ये सारे टर्म्स हम यूज़ करते तो आपको पता चलेगा कि ओके ये टर्म का ये मतलब होता है। ओके, तो आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगा, कॉन्सेप्ट इंप्रूव होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप कंप्लायंस के पूरे वर्ल्ड में हो यहाँ पे, राइट। सो मेन धंधा हमारा ऑडिट का ही है, तो आप जितना ऑडिट समझोगे उतना अच्छा होगा। हमारा अनफॉर्चुनेट फीलिंग कभी कभी मुझे आता है कि जो बच्चे ऑडिट करते हैं उन्होंने ऑडिट नहीं पढ़ा है, राइट। जो जीएसटी फाइल करते हैं उन्होंने जीएसटी पूरा लॉ नहीं पढ़ा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ 2-4 टेक्निक्स पता चल गई तो काम चल रहा है तो चल रहा है, बट देन वी कैन नॉट इम्प्रूव आवर सेल्फ। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इतना टाइम इन्वेस्ट क्यों किया जा रहा है, जबकि हमारे पास टाइम ही सबसे कम है। सो दैट वी शुड अपग्रेड टू नेक्स्ट लेवल। हमें नेक्स्ट लेवल की बातें, वो आप लोगों की जो वोकैबुलरी होगी वो नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए, इसलिए हम ये कर रहे हैं। एंड देन वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल, क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन देखेंगे, उनके लिए भी हेल्प हो जाएगा रिवीजन के लिए। सो दैट इज द कॉमन एजेंडा। तो सबसे पहले चैप्टर में हम क्या करेंगे, बेसिक्स वाला चैप्टर है ना, एकदम सिंपल सा चैप्टर। देखो नेचर, इसको नेचर बोलते हैं, नटोरिया नहीं बोलते, ठीक है। हाँ, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो हमने कल बात की थी, याद आ रहा है, स्कोप ऑफ ऑडिट, ये टर्म हमने डिफाइन किया था। स्कोप ऑफ ऑडिट की स्कोप मतलब कि पहले बता दो कि सर मैं काम क्या करने वाला हूँ, और जो काम में जितना मेरा काम है उतना मैं आपको फी चार्ज करूंगा, तो उसको स्कोप बोलते हैं। जैसे आपको अगर कोई जॉब देता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है ना। तो हमारे यहाँ पे अभी एवीपी बिजनेस है, तो शी शुड नो कि उसका स्कोप क्या है, राइट। हमारे पास पीएन राज के ऑडिट मैनेजर है, इनको हम ऑडिट मैनेजर बोलते हैं। ही शुड नो कि इसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है। अगर हमें स्कोप अगर पता चला, जितनी क्लैरिटी स्कोप में लाओगे उतनी क्लैरिटी एग्जीक्यूशन में आएगी। अग्री करते हैं इतना, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी, फिर से ऐसे ना रंगोली बनाने का ट्राई करो। आप लोगों को ना मैं अलग अलग रंगोली के आइडिया दूंगा। तो एक देखो, ये ऑडिट की रंगोली एक दिन बननी चाहिए, तो गुरुकुल में आप ना फ्लावर्स वगैरह की रंगोली मत बनाओ, ऐसे कितनी अच्छी अच्छी रंगोली है। तो ऑडिट के पहले चैप्टर में आपको मीनिंग ऑफ ऑडिट पढ़ाऊंगा, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट पढ़ाऊंगा, नीड एंड बेनिफिट पढ़ाऊंगा, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर। ओहो, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर इज इक्वल टू गॉड ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। गवर्नमेंट चाहता है कि ऑडिटर कौन होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, उसको आंख बंद कर देगा, उसको सब दिखना चाहिए, ठीक है। तो क्वालिटी मतलब वही समझो, एक भगवान के अंदर जो क्वालिटी होती है वो सारी क्वालिटी ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए, तो आप ऑडिटर बन जाओगे। ऑडिट के कुछ इनहेरिएंट लिमिटेशंस होते हैं। इनहेरिएंट, देखो ये वर्ड आ गया, इनहेरिएंट लिमिटेशंस। इनहेरिएंट मतलब बाय डिफॉल्ट। इनहेरिएंट वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। ऑडिट करने के बाद भी आप गारंटी नहीं दे सकते कि कंपनी में फ्रॉड नहीं हुआ है। सिस्टम्स लगाने के बाद भी आप कोई गारंटी नहीं दे सकते कि सिस्टम एज इट इज फॉलो हुआ है, क्योंकि सिस्टम बनने के बाद सिस्टम को ओवरराइड करने वाले लोग भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये समझ में आ रहा है आपको। तो लिमिटेशंस है, हम ऑडिट में परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं एज पर माय ओपिनियन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। माय ओपिनियन, मैं गारंटी नहीं देता। आई अंडरटेक दैट दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर। मैं गारंटी नहीं लेता, मैं बोलता हूँ मेरे ओपिनियन में ये कंपनी में कोई फ्रॉड बड़ा नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, ऐसा हमारा ओपिनियन हम प्रेजेंट करते हैं। ऑडिट विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो आपको मैं बार बार ऐसे कुछ तो बोलते जाऊंगा। अकाउंट की बात करते तो एएस बोलते हैं हम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऐसे, ये दोनों भी सीए इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट किए, उसमें के कुछ गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए, गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई नहीं किए। स्टैंडर्ड मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तरीके से हो, हाँ, स्टैंडर्ड मतलब सिस्टमैटिक हो। वैसे ऑडिटिंग भी कैसे होना चाहिए, एक
स्टैंडर्ड मतलब चेन्नई का भी जो ऑडिटर है और दिल्ली का ऑडिटर है, जैसे दिल्ली का ऑडिटर ऑडिट करेगा वैसे ही चेन्नई का ऑडिटर ऑडिट करना चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया में अकाउंट्स की कुछ क्या स्टैंडर्ड होनी चाहिए ताकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तरीके से हो और उसका जो ऑडिट होता है वो ऑडिट भी स्टैंडर्ड तरीके से हो करके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होता है, उसको हम ऐसे बोलते हैं। पहले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ही बोलते थे इसको जब इंडियन थी। अभी जो हमारी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, ये इंटरनेशनल लेवल की है। तो पहले स्टैंडर्ड का नंबर, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर 1 है, तो पहले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नंबर भी क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, लेकिन पहले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नंबर 200 है। तो आप बोलोगे 1 से 199 किधर गया, वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, वो सीरीज अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है। तो सर 200 कैसे कहाँ से आया, तो इंटरनेशनल लेवल का हमने देखा, जो इंटरनेशनल एक स्ट्रक्चर है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का वो हमने लिया। अभी हमारी मोनिका मैडम जी थी, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर कुछ बातें कर रही थी, IFRS। तो इंटरनेशनल चीज़ें अभी इंडिया में आनी, बताना क्या चाहता हूँ, खाली हिंट क्या देना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल चीज़ें इंडिया में आना चालू हो चुकी है, ठीक है। और आप लोग MBA वगैरह कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इट्स नॉट टोटली यूजलेस, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड कौन सा है, ऐसे 200, एक स्टैंडर्ड्स है, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, उसमें की एक स्टैंडर्ड जो कोर स्टैंडर्ड है वो क्या है, ऐसे 200। ऐसे 200 आप जितना अंडरस्टैंड करोगे उतना अच्छा है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है यहाँ पे, मैं आई जस्ट कीप एंड आई जस्ट जंप टू द मेन कोर पार्ट, चलेगा ना। हाँ, बाकी जो लोग एग्जाम देख रहे हैं उनको प्लीज़ अच्छे से करना पड़ेगा। अब उन्होंने बोला ऑडिटिंग वगैरह हमने अभी नया नया सुना है, अभी का है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र करके बुक लिखा था 4th सेंचुरी में, अभी हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, 4th सेंचुरी, समझ में आ रहा है आपको, वहाँ पे इसका रिटन में रेफरेंस है। वैसे ऑडिट ये जो वर्ड है ना वो ऑडायर करके एक लैटिन फ्रेज में से आया है। ऑडायर मतलब सुनना, हियर करना, बोलना नहीं, सुनना। सुनना ऑडिटर का काम क्या होता है, लिसन करना। अब एक ज़माने में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटर्न नहीं हुआ करते थे, मैंने क्या बोला, एक ज़माने में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटर्न नहीं हुआ करते थे। तभी के जो अकाउंटेंट थे इतने ज्ञानी थे कि साल भर जो भी ट्रांजैक्शन किया है दे यूज्ड टू रिमेंबर। एंड जब वो सभा भरती थी महाराजाओं की, तो सभा में आके बोलते थे कि उन्होंने साल भर में कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया, कितना टैक्सेशन कलेक्ट किया, कहाँ कहाँ पे खर्चा किया, ये बोलते थे वो बहुत जोर जोर से पूरी सभा में। और फिर जो एक अपोजिट पार्टी, एक बोलते ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे लोग बैठते थे, वो भी महर्षि बैठते थे, वो सुनते थे। और अगर उन्होंने कुछ बोला और इन्होंने सुना, उनके सुनने और इनके बोलने में अगर उनको कुछ डाउट आया तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे। तो पुराने ज़माने के जो ऑडिटर थे, जहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट रिटर्न नहीं हुआ करते थे, वहाँ पे ऑडिट सुन के होता था, इसलिए उसमें से ऑडायर करके वर्ड में से ऑडिट ये टर्म इमर्ज हुई। बस ये जनरल नॉलेज था इसका। और हमारे ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऑडिट कहाँ से आया हुआ है, लैटिन वर्ड से ऑडायर, जिसका मतलब क्या होता है, टू हियर, ठीक है ना, सुनना। चलो आगे चलो। सर इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इस्टेब्लिश्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1949। तो हम लोग CA इंस्टीट्यूट CA एक्ट के अंदर है, तो हमारा कोई कॉलेज वगैरह नहीं है, वी आर डायरेक्टली परफॉर्मिंग अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसलिए हमारी जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो बार बार यहाँ पे नीचे लिखा जा रहा है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी एक्ट के अंडर बनी हुई है। दैट्स द रीजन वी हैव सिग्नेटरी पावर्स, साइनिंग पावर्स, एंड दैट्स द रीजन वी आर रिस्पॉन्सिबल। साइनिंग पावर ऐसे ही नहीं मिलता किसी को भी, आपके साइन की एक पावर है, उसकी एक वैल्यू है। आपने साइन किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लोग भरोसा करते हैं, भरोसा मतलब समझते हैं, साइन है, CA ने साइन किया है तो ये सही है, एंड दैट पावर इज गिवन टू अस बाय द एक्ट। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें काम करना पड़ेगा। क्लियर है, चले आगे। सर ऑडिट का मीनिंग बताइए ना, मीनिंग बता देता हूं फटाफट, इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहां से पिकअप करेंगे। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन डिपेंडेंट होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब जब भी आप किसी की परीक्षा लेते हो या आप किसी को जज करते हो तो बायस नहीं होना चाहिए, हाँ मेरे घर वालों की कंपनी, इसका तो मैं ऑडिट रिपोर्ट अच्छा ही दूंगा ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मतलब समझते हो आप, एग्जामिनेशन मतलब क्रॉस वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन मतलब सवाल जवाब, एग्जामिनेशन मतलब आप चेक कर रहे हो कि उन्होंने जो किया हो, आप किसी की परीक्षा ले रहे हो, ये वो वाली एग्जाम, आप जो परीक्षा लिखते हो वो वाली परीक्षा नहीं, आप किसी की परीक्षा ले रहे हो। समझ में आ रहा है कि सामने वाली एंटिटी ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, वो आगे जाके सर्वाइव करेगी कि नहीं, शेयर होल्डर का घाटा होगा कि नहीं होगा, गवर्नमेंट को चुना लगाया कि नहीं लगाया, वो परीक्षा आप लेते हो किसी एंटिटी की, उसको बोलते हो। और वो भी इंडिपेंडेंट तरीके से,
मुझे क्लाइंट पैसे देगा करके बायस तरीके से नहीं, एक इंडिपेंडेंट तरीके से आपको ये लेनी होती है। तो दैट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल में इंसान कैसा है वो चेक करने नहीं गया, इंसान मोरल है इमोरल, मुझे इंसान से कोई लेना देना नहीं है, मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपनी औकात में रह के काम करने का, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, खाली कंपनी बोला क्या नहीं, इट कैन बी एनी एंटिटी। एंटिटी मतलब बिजनेस मॉडल याद आ रहा है, इंडिविजुअल, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कोऑपरेटिव, ट्रस्ट, कंपनी, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, ऐसे नहीं कि खाली प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी का ही ऑडिट होता है। एनजीओ जो होते हैं, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या एनपीओ होते हैं नॉन प्रॉफिट, और मतलब ट्रस्ट वगैरह, उनका भी तो क्या होता है, ऑडिट होता है, ठीक है ना। इरेस्पेक्टिव ऑफ इट साइज, लीगल फॉर्म, सर बड़ी बड़ी कंपनी का ऑडिट होता है ऐसे हमें लगता है, ऐसा नहीं है, छोटी कंपनीज का भी ऑडिट होता है। सर लीगल फॉर्म, अलग अलग लीगल फॉर्म का भी ऑडिट होता है, ऐसा नहीं कि खाली कंपनी एंटिटी का ऑडिट होता है। व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, हाँ, व्हेन सच एग्जाम इज कंडक्टेड विथ अ व्यू, सर हमने क्यों कंडक्ट किया एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन क्यों किया, आपका क्या एजेंडा क्या था, आपके माइंड में क्या एजेंडा था, क्यों कर रहे हो, किसी की परीक्षा क्यों ले रहे हो। तो ये लास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमें किसी के ऊपर एक्शन नहीं करना है, हमें किसी को अरेस्ट नहीं करना है, हमें किसी को सजा नहीं देनी है, हमें खाली हमारा ओपिनियन देना है। तुमचे मत द्या, ओके, गिव अस ओनली योर ओपिनियन, ठीक है ना, खाली ओपिनियन देने के लिए कर रहे हो। तो कभी कभी ऑडिट में हावी नहीं होने का कि मैं ऑडिटर है, मैं सब कुछ करके दिखाएगा, यू आर नॉट सुपरमैन देयर। जो भी एक्शन लेनी है मैनेजमेंट लेगा, हमारा काम है खाली ओपिनियन देना। समझ में आ रहा है, क्लियर है, ऑडिट का मीनिंग क्लियर है। चलो ज़्यादा डिटेल में नहीं, यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, किसी भी टाइप का एंटिटी। सर किसी भी टाइप का एंटिटी मतलब सर वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, जैसे एलिट गुरुकुल लिमिटेड प्रॉफिट एंटिटी है, लेकिन संत गजानन महाराज एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट का भी ऑडिट होता है ना, ठीक है। सर इरेस्पेक्टिव ऑफ इट साइज मतलब टर्नओवर की बात कर रहे हैं या बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी कंपनी का ऑडिट होता है, नहीं भाई, बहुत छोटी कंपनी का भी ऑडिट होता है, जीरो कंपनी का भी ऑडिट होता है। समझ में आ रहा है आपको। एंड देन लीगल फॉर्म, सर खाली कंपनी आप बोलते हो तो खाली कंपनी का ऑडिट होता है क्या, नहीं, प्रोप्राइटर का भी ऑडिट हो सकता है, पार्टनरशिप का भी हो सकता है, एलएलपी का भी हो सकता है। हम बोलने के टाइम पे यूजुअली कंपनी बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम कंपनीज का ऑडिट करते हैं, बट इट कैन बी एनी लीगल एंटिटी। तो ये एनी एंटिटी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये समझ में आया आपको। When such examination is conducted, क्यों कर रहे हो ये एग्जामिनेशन, सर विथ एन व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन thereon, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके ऊपर हमें क्या देना है, ओपिनियन देना है। यहां तक क्लियर है। चलो उसको ही उन्होंने यहां पे डिटेल में बात किया है। आगे चलता हूं। सर ऑडिट अगर करना होगा तो खाली ऑडिट का नॉलेज होना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं है। ऑडिट अगर आपको करना होगा तो आपको इन सारे लॉज का नॉलेज, इन सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। और एक रंगोली मिल गया आपको, देखो, ठीक है ना। ऑडिट अगर आपको करना है तो आपको अकाउंटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी। आपको अकाउंटिंग करनी नहीं है, लेकिन आपको यह तो पता होना चाहिए ना कि अकाउंटिंग होती कैसे है। इफ यू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड ऑडिटिंग, क्योंकि आप ऑडिट कर रहे हो अकाउंटेंट ने जो डेटा बनाया उसका। अगर आपको ही अकाउंटिंग के नियम, अकाउंटिंग के रूल्स नहीं पता होंगे तो हाउ आर यू गोइंग टू कंडक्ट ऑडिट। तो ऑडिट अगर करना है तो आपको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, ऑडिट अगर करना है तो आपको लॉ का नॉलेज होना चाहिए। ये राइट है। लॉ कौन सा लॉ, अगर कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो कंपनी लॉ, ट्रस्ट का ऑडिट कर रहे हो तो ट्रस्ट का लॉ, रियल एस्टेट का ऑडिट कर रहे हो तो रेरा का लॉ। तो जो जो लॉज उसको एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि एक लॉ, देयर आर मल्टीपल लॉज विच आर एप्लीकेबल टू द एंटिटी। तो जितने भी लॉ आपको पता होते हैं उस एंटिटी को एप्लीकेबल होते हैं, उसका एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लिया जाता है, एमआरएल हम उसको बोलते हैं, कि सर आपके एंटिटी को कौन से लॉ एप्लीकेबल होते हैं। जनरल नॉलेज तो हमें भी होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट नॉलेज तो जिसका बिजनेस है उसको पता होगा ना, कि मुझे फायर सेफ्टी लॉ भी या इन्वायरमेंटल लॉ भी एप्लीकेबल होता है, लेबर लॉ भी एप्लीकेबल होता है, लोकल में 5 लॉ है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपको कौन से लॉ एप्लीकेबल होता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करते तो फेमा लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। तो जितने भी लॉ एप्लीकेबल होते हैं, आप चेक करने गए हो कंप्लायंस। क्या चेक करने गए हो, कंप्लायंस मतलब लॉ फॉलो करना। अरे बेटा, लॉ फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है ये चेक करने जो गया है उसको तो लॉ आना चाहिए ना, ठीक है ना। एडवांस लेवल का नहीं आना चाहिए, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ तो
होने चाहिए। इसलिए आपको अकाउंटिंग के साथ क्या पढ़ना पड़ेगा? अगर आपको ऑडिटर बनना है, देखो मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको हिंट देना चाहता हूं। मैंने ऑडिट चालू इसलिए किया है कि बाकी सारे लेक्चर क्यों बैठो आप, और पढ़ना क्यों जरूरी है, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, ईपैक क्यों जरूरी है, रीडिंग क्यों जरूरी है। आप सच में लाइफ में बड़ा बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो? और बनने की यही बहुत खड्डे है क्या रास्ते में? ये खड्डे है क्या? ये मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको क्या बॉडी में घुस रहा है क्या आपके? नहीं ना। तो आप माइंड ओपन करके बैठो बस, कि हमें ये सब समझ में आएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, लेकिन आएगा। अरे कर रहे हो आप, बिना नॉलेज के कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूं कि विथ नॉलेज करो तो थोड़ा और मजा आ जाएगा, राइट? तो अकाउंटिंग आपने करना है, लॉ आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है? क्योंकि डिमांड सप्लाई समझना है आप लोगों को। समझ में आ रहा है? डिमांड थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, प्राइसिंग थ्योरी, कॉस्टिंग, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। बिहेवियरल साइंस, ओहो, लोगों का बिहेवियर समझ में आना चाहिए कि नहीं? हाँ, कौन गुस्सा होता है, किससे कैसे बात करनी है, इंटरपर्सनल स्किल कैसे होनी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स स्किल, सब सिखा रहा हूं कि नहीं आपको? हर एक चीज आप चेक करो ना, हर चीज आपको सिखाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कि कैसे बिहेव करना है। पोलाइटली बात करो, नमस्कारम बोलो, जहां पे डांटना है डांटो, जहां पे आवाज बढ़ानी बढ़ाओ। ये बिहेवियरल साइंस है, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स आपको पढ़ना है कि नहीं? रेशियो एनालिसिस सीए में बनाते हैं ये लोग, क्या है? पूरा स्टैट्स एंड मैथ्स है। ट्रेंड एनालिसिस लगानी है, बिकॉज हम हमेशा बोलते हैं आपका बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा नहीं। एंड जो रेशो होता है वो डेटा दिखाता है, ठीक है? डेटा प्रोसेसिंग आपको समझ में आना चाहिए, मतलब टेक का नॉलेज होना चाहिए, टेक का, कि डेटा प्रोसेस कैसे होता है। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको समझ में आनी चाहिए, एंड देन प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह आपको समझ में आनी चाहिए। इतना सबका जब आपको नॉलेज आ जाएगा तब आप ऑडिट करने निकल सकते हो। तो डोंट यू थिंक गवर्नमेंट अपने को ऑलमोस्ट गॉड लाइक ट्रीट कर रहा है कि आपको सब पता होना चाहिए? और फिर मेरा एक सवाल जो मैंने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का बीच में इंट्रोडक्शन दिया, जब इतना मुझे पता ही है तो मैं अपना खुद का बिजनेस नहीं कर सकता क्या? कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको दुनिया का सब नॉलेज है। चलो नाश्ता करेंगे। सर्व हो गया कि ये वाला चालू करूं? सर्व कर रहा है ना, तो चालू रखूं ना मैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट कहां पे लिखा है पता है? ए से 200 में लिखा है। कहां पे लिखा है? ए से 200, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है ना, तो ए से 200 में ऑब्जेक्टिव लिखा है। इसका नाम ही देखो क्या है ना, ए सी एंटर वाले बच्चों, आपको ये चीज ना बाय हार्ट करनी है। क्या करनी है? बाय हार्ट, रीड कर। ये वाला ए से 200 का नाम जो है ना, कम से कम जिंदगी में 10 बार लिखना है, ठीक है? तो ये देखो ओवरऑल क्या बताता है ए से 200, पहला स्टैंडर्ड है ना, तो ये क्या बताता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, मतलब एकदम प्रिसाइज नहीं बताता, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो एक तो मेरा ऑब्जेक्टिव बता दिया, साहब आप ऑडिटर बनने वाले हो ना, क्यों बन रहे हो ऑडिटर, क्या करना चाहते हो जिंदगी में, तो आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बता दिया। एंड और क्या बताएंगे? द कंडक्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट कैसे होगा बता रहा है। द कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ऐसे 200 बाकी सारे ऐसे को तथास्तु बोल रहा है, पावर दे रहा है। देखो कि ऐसे 200 के आगे बहुत सारी स्टैंडर्ड्स है, उन सबको फॉलो करना है। ऐसा कौन बता रहा है? ऐसे 200 बता रहा है कि सुनो ऑडिटर, ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव तो मैं बता ही दूंगा, उसी के साथ ये भी बता रहा हूं कि ऑडिट कैसे करना है। कैसे करना है तो बता रहा है इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इन अकॉर्डेंस विद। तो हमने जो लॉ बनाया ऑडिट का, लॉ मतलब कौन सा लॉ? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो मैं बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करूंगा आपके साथ, ऐसे जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बाकी सारे ऐसे को फॉलो करना। ये कहां लिखा है? ऐसे 200 ने लिखा है। तो अगर आप किसी भी ऐसे को नहीं फॉलो करोगे तो उस ऐसे का तो डिफॉल्ट हो ही जाएगा, उसी के साथ ऐसे 200 का भी डिफॉल्ट होगा। अरे जैसे ऐसे 500 बोलता है ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, ऐसे 500 क्या बोलता है? और ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये मैंने बताया था आपको, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा किसने बोला? ऐसे। और अगर आपने ऐसे 500 को फॉलो नहीं किया तो आपने दो जगह पे डिफॉल्ट किया। ऐसे 500 का तो हुआ ही हुआ, फिर ऐसे, क्योंकि ऐसे 200 में कंडक्ट मतलब समझ रहा है ना, ऑडिट कैसे करने का, वो कहां पे लिखा है? ऐसे 200 में लिखा है, ठीक है? देखो कुछ वर्ड बताता हूं, फिर हम लोग नाश्ता करना चालू करेंगे। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। अच्छा, दो एश्योरेंस होते हैं, एक तो ये देखो, ये वर्ड देखो रीजनेबल, और उसके आगे एक वर्ड है एश्योरेंस। अश्योर करना मतलब गारंटी देना,
अश्योर करना मतलब क्या बताना, गारंटी देने जैसा। गारंटी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट सही है, तो मेरे हिसाब से सही है, लेकिन मैंने आपको क्या दिया, अश्योरेंस दिया। अच्छा, एक होता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस मतलब मैं आपको एक हल्की सी हिंट देता हूं, ऑडिटर ना ये वाला टिक करता है, अपने सीए का लोगो देखा होगा तो रिवर्स टिक है, और जो आपके टीचर होते हैं ना वो ये वाला टिक करते हैं। इसको ना टेक्निकली हम ट्रू एंड करेक्ट बोलते हैं कि ये करेक्ट है। आपका टीचर आपको तभी मार्क देगा जब आपने आंसर, और हम जो करते हैं ना इसको ट्रू एंड फेयर बोलते हैं। मतलब ये एग्जैक्टली मैच नहीं, मतलब परफेक्ट नहीं है, ओवरऑल ठीक है। तो ट्रू एंड करेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे आपका डेथ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट में सर्टिफाई कर रहा हूं, तो मैं थोड़ी ना क्या बोलूंगा, हाँ मोटा मोटी ठीक है सर्टिफिकेट, अरे भाई वो एग्जैक्ट होना चाहिए, सच में पैदा हुआ था कि नहीं हुआ था उस दिन। तो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट एग्जैक्ट होता है, तो वो ट्रू एंड करेक्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जैक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, मोटा मोटी ठीक है, ओवरऑल ठीक है। समझ में आ रहा है? तो एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट मतलब गारंटी लेना 100%। हम कभी गारंटी नहीं लेते। हम कौन सा एश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल। रीजनेबल का ये मतलब नहीं है कि आप बोल रहे हो कि मुझे लग रहा है ठीक है लेकिन तुम लोग अपना देख लो, उसको रीजनेबल नहीं बोलते, उसको अनरीजनेबल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, माई एक्सपर्टीज, मैंने जितना काम किया मुझे लग रहा है ये सब कुछ ठीक है, ओके। तो दैट इज रीजनेबल अश्योरेंस। किसके बारे में? अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये कुछ वर्ड्स आपको मैं बता रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे फ्री होनी चाहिए? एमएमएस से बोलेंगे। किससे? एमएमएस, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट मतलब गलत बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलत लिखा है, आपके पास उतना कैश नहीं है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है कैश है। आपका उतना सेल्स हुआ नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है उतना सेल हुआ है। आपके पास वो असेट नहीं है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है। आपका वो डेटर नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा है डेटर है। समझ में आ रहा है आपको? कुछ है और वहां नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है? और जो लिखा है वो नहीं है, तो उसको मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। अब ये मिस स्टेटमेंट दो तरीके से हो सकती है, एक फ्रॉड के तरीके से हो सकती है और एक एरर। कभी कभी लोगों की गलती भी हो सकती है ना, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब लोग चोरी नहीं करते। अब आप लोग अकाउंटिंग करने के टाइम पे जानबूझ के थोड़ी ना क्या गलत एंट्री मारते हो, जानबूझ के मारा होगा तो फ्रॉड बोलेंगे उसको। आप लोग तो गलती से मिस्टेक करते हो तो उसको क्या बोलेंगे? एरर। लेकिन गलतियां दो तरीके से होती है, मतलब गलत मिस स्टेटमेंट दो तरीके से होता है, या तो फ्रॉड के तरीके से या तो एरर। पकड़ना आसान क्या है एज ऑडिटर? एरर पकड़ना आसान है क्योंकि किसी की गलती हुई है। फ्रॉड जो करता है वो क्या कैसे करता होगा? बहुत सोच समझ के, दिमाग लगा के ऑडिटर पकड़ने आएगा, नहीं पकड़ना जाऊंगा, कभी कभी ऑडिटर को भी इंक्लूड करके करता है। दैट इज फ्रॉड। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, अकॉर्डिंग विद एप्लीकेबल एफआरएफ करके लिखा है यहाँ पे। एफआरएफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उसको आईएफआरएस बोलते हैं। और फिर अल्टीमेटली ऑडिटर को क्या करना है? हाँ सर ये सब देखा उसने, रीजनेबल एश्योरेंस मतलब अपना ओपिनियन फॉर्म किया। अब इसका मैंने आपको पूरा बताया ओपिनियन कैसे फॉर्म करता है। ऑडिट प्लान करना पड़ेगा, फिर ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फिर ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी, ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा, वैसे आपके पास आ गया। अभी लास्टली क्या करना है आपको? ऑडिट क्यों करना चालू किया था? रिपोर्ट करना था ना, और कम्युनिकेट करना था ना सब लोगों को, रिक्वायर्ड बाय द एसेज एंड इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर्स फाइंडिंग। ऑडिटर की जो भी फाइंडिंग है उसका हमें रिपोर्ट बनाना था, तो इसलिए हमने ऑडिट किया। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका एसे 200 की यहाँ पे बात होती है, उन्होंने उसको डिटेल में यहाँ पे लिखा है। स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। आपको मैंने बताया था स्कोप इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या स्कोप में आता है और क्या स्कोप में नहीं आता आपने। तो स्कोप मतलब इन्होंने यहाँ पे बता दिया, देखो रेंज और रीच ऑफ समथिंग। स्कोप को बता रहे कि भैया हमारे रेंज में है, या मतलब हमें बहुत ही आसान भाषा में शुड वी डू इट और शुड वी नॉट डू इट। एज अ ऑडिटर हमें ये करना चाहिए, हमें यहाँ नहीं करना चाहिए, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, वो किसी यूजर के लिए टारगेट करके बनाया जाता है। हमें बहुत बार लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज क्रिएटेड ओनली फॉर शेयर होल्डर्स, ऐसा नहीं है। तो प्लीज सी हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली सबसे पहले जो ओनर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? शेयर होल्डर। कंपनी स्ट्रक्चर में तो आप ओनर के लिए तो बनाते ही हो, लेकिन एम्प्लॉइज के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कंपनी के, क्योंकि अगर कंपनी कहाँ पे जा रही है एम्प्लॉय को पता नहीं होगा, तो एम्प्लॉय
का फ्यूचर, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, हम एम्प्लॉय को कैसे इंकरेज करेंगे अगर कंपनी में ही ग्रोथ नहीं आ रही है। तो इवन एम्प्लॉय आर द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इवन अवर कस्टमर्स आर यूजर्स। कस्टमर हमसे बिजनेस करने के टाइम पे दे कैन गो एंड चेक अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि सच में ये लोग केपेबल है या नहीं है। गवर्नमेंट ऑल्सो लुक्स एट अवर फाइनेंस, गवर्नमेंट लुक्स एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो टू जस्ट टू चेक वेदर हमने टैक्स में कोई ऐसा जादू मैजिक कुछ किया है या नहीं किया, मेनली फॉर टैक्स पर्पज। ऑब्वियसली अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड वगैरह होता है या फाइनेंशियल इरेगुलेशंस होते हैं, देन ऑल्सो गवर्नमेंट कैन लुक इनटू इट। एंड देन रेगुलेटरी अथॉरिटीज, रेगुलेटरी अथॉरिटीज मतलब बैंकर हो गए, सेबी हो गया, फेमा हो गया, ऐसे गवर्नमेंट के बहुत सारे अथॉरिटीज होती है, कोई भी आके हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरी सोसाइटी, पूरा समाज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर सकता है। दे आर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा सर, ये होने के बाद एक टर्म बार बार यूज होगी जो अकाउंट्स की टर्म है, विच इज FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अभी भी थोड़े टाइम पहले हुई थी, अभी फिर से एक बार हो रही है, ऐसे 3 से 4 बार तो मिनिमम में बताऊंगा। FRF मतलब जो लॉ या जो रेगुलेशंस या जो नियम कंपनी ने अडॉप्ट किए हैं फॉर 2 रीजन, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप ये आपका पहला लेक्चर नहीं है, आपने ये टर्म मेरे से बहुत बार सुना है। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अकाउंटिंग करना, प्रेजेंटेशन मतलब रिपोर्टिंग करना। रिपोर्टिंग हम लोग जो करते हैं अपने ऑफिस में वो ब्लैक हॉर्स में करते हैं, दैट इज रिपोर्टिंग, ठीक है ना। प्रिपरेशन हम टैली में करते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी अलग अलग है हमारे में, तो सॉफ्टवेयर की भाषा में बात कर रहा हूँ। आपका टैली का बैलेंस शीट और आप जो रिपोर्ट करते हो बैलेंस शीट एग्जैक्टली नहीं दिखता, उसका फॉर्मेटिंग चेंज हो जाता है। जब प्रेजेंटेशन का फॉर्मेटिंग आता है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल फॉर्मेट हम बना के देते हैं। टैली वाला फॉर्मेट जिनको टैली आता है, जिनको अकाउंट आता है, उनको ही वो समझ में आता है, क्योंकि वो टी फॉर्म में है, डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में है। समझ में आ रहा है आपको? तो प्रिपरेशन अलग होता है एंड प्रेजेंटेशन अलग होता है। तो व्हाट इज फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क मतलब रूल एंड रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस अडॉप्टेड बाय द कंपनी। किसके लिए? फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इंडिया में जो फॉलो होता है उसको गैप बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? गैप। इंडिया में जो फॉलो होता है उसको क्या बोलते हैं? गैप। उसको गैप का फुल फॉर्म होता है जनरल अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इंडिया में जो गैप होता है ना उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम से जाना जाता है। इंडिया में गैप का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो भी सीए इंस्टीट्यूट ने दी है। AS1, AS2, AS3 ऐसे हम बातें करेंगे कुछ ना कुछ। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने सुना है, वो AS3 में आता है। तो ऐसे डिप्रिसिएशन सुना है आपने, AS10 में लिखा है कि डिप्रिसिएशन ऐसे होना चाहिए। ओके। PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट जिसको आप बोलते हो, उसका अकाउंटिंग कैसे होना है, AS10 में लिखा है। इंटेंजिबल एसेट का कैसे होना है, AS26 में लिखा है। तो देयर इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल वर्जन जो है, ठीक है, इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनली हमें पता है कि एक USA बहुत बड़ी कंट्री है, और USA छोड़ोगे तो बाकी सारी कंट्री उनके सामने थोड़े छोटे छोटे पड़ते हैं। तो USA में एक अलग से है, उसका नाम है US गैप। USA वाली कंपनीज क्या फॉलो करती है? एप्पल, गूगल, ये लोग क्या फॉलो करते रहेंगे? US गैप। जैसे मैंने इंडिया का गैप बताया वैसे US का गैप है, तो US का गैप को हम US का गैप बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो USA वाले कुछ अलग तरीके से करते हैं। अब USA छोड़ दो, इंडिया छोड़ दो, इंडिया वाले AS फॉलो करते हैं, USA वाले US गैप फॉलो करते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज क्या फॉलो करती है? यूरोपियन कंट्रीज क्या फॉलो करती है? गल्फ कंट्रीज क्या फॉलो करती है? दुबई क्या फॉलो करता है? अबू धाबी क्या फॉलो करता है? ये समझ में आ रहा है आपको? ये सब ये जो आजू बाजू के नेशन से ये क्या फॉलो करते हैं? तो दे फॉलो IFRS। वो क्या फॉलो करते हैं? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। फुल फॉर्म ही देखो ना, इंटरनेशनल मतलब ये नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल है। F मतलब फाइनेंशियल। हम करते क्या है फाइनेंस में? रिपोर्ट करते हैं। और क्योंकि पूरा ग्लोब एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करे, पूरा ग्लोब, नॉट इंडिया, क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी इंडिया की कंपनी इंडिया में है तो आप गुजरात में जो अकाउंटिंग हो रही है वैसे ही अकाउंटिंग महाराष्ट्र में भी होनी चाहिए, वैसे ही अकाउंटिंग जम्मू कश्मीर में ही होनी चाहिए, और वैसे ही केरला में होनी चाहिए, तमिलनाडु में होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया का गैप सीए इंस्टीट्यूट ने फिक्स किया है या गवर्नमेंट ने फिक्स किया, जैसे भी आप समझो। तो इंडिया में तो अकाउंटिंग इसी तरीके से होगी, वो फिक्स हो चुका है। शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट हम जैसे बनाते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी वैसे ही बनता है, साउथ इंडिया में भी वैसे ही बनता है, क्योंकि हमारा गैप फिक्स हो चुका है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूं? इंडिया लेवल पे ये स्टैंडर्ड हो चुका है, लेकिन क्या इंडिया में खाली इंडिया की कंपनी है?
और क्या इंडिया की कंपनी खाली इंडिया में है? नहीं, इंडिया में फॉरेन की कंपनी है और इंडिया की कंपनी अभी फॉरेन में भी काम कर रही है। तो आपको नहीं लग रहा इंडियन कंपनी को IFRS आना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल का रिपोर्टिंग करना चाहिए, तभी तो हमारा रिपोर्टिंग और यूके का रिपोर्टिंग मैच होगा, तभी तो हमारा और दुबई का रिपोर्टिंग मैच होगा, नहीं तो दुबई का रिपोर्टिंग अलग दिखेगा, हमारा रिपोर्टिंग। तो अभी क्या होना है ना, इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। गोइंग ग्लोबल भी बोलना गलत है, इंडिया इज ऑलरेडी गॉन ग्लोबल। तो हमें ग्लोबल, तो हमारी स्टैंडर्ड्स को थोड़ा अपलिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया लेवल पे तो चल रहा था, लेकिन थोड़ा अभी अपग्रेड करना पड़ेगा ना। अपग्रेड मतलब इंटरनेशनल लेवल। ओके, तो यूएस गैप और IFRS को मेनली ध्यान में रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया स्टैंडर्ड निकाला, उसका नाम है इंड AS। उसका नाम क्या है? इंड AS। तो मैंने क्या क्या बोला अभी तक? ओरिजिनली इंडिया में क्या फॉलो होता था, बहुत सालों से क्या फॉलो हो रहा था? AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ में आ रहा है? वो हमारा गैप था। हमारा गैप मतलब हमारे इंडिया में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल था कि अकाउंटिंग कैसे करोगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। कैसे करोगे? बोलो बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी भी आप लोग अकाउंटिंग कैसे करते हो ऑफिस में? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। समझ में आ रहा है? वो इंडियन डोमेस्टिक वर्जन है। तो फिर सर गल्फ में कैसे अकाउंटिंग होती है? गल्फ में तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो होंगे ना, कनाडा में तो नहीं होगा ना, यूरोप में तो नहीं होगा ना, यूरोपियन कंट्री जो भी रहेंगी उनमें नहीं होगा ना, फ्रांस में ये नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया में ये नहीं होता है। तो वहां पे क्या होता है वो भी तो पता होना चाहिए ना आपको। अभी आप बोलोगे अरे सर हम तो यहाँ पे गडिंग्लज में रहते हैं, कहाँ कनाडा? अरे भैया कहीं कहीं का भी काम आ सकता है आपको कभी भी। समझ में आ रहा है? तो वहां पे क्या फॉलो, वहां पे IFRS फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है? जैसे इंडिया में AS फॉलो होता है, वैसे वहां पे क्या फॉलो हो रहा है? IFRS। मान के चलो मेजॉरिटी कंट्रीज, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो मेजॉरिटी कंट्री क्या फॉलो कर रही है? जो यूनाइटेड नेशंस करके कुछ होता है, वो लोग क्या फॉलो करते हैं? IFRS। समझ में आ रहा है? फिर यूएसए बहुत बड़ी कंट्री है। यूएस इज नॉट वन कंट्री, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल नेशन, इट्स अ कॉन्टिनेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। समझ में आ रहा है? तो एक स्टेट नहीं है वहां पे, स्टेट मतलब देश। देयर इज नो वन कंट्री, देयर आर मल्टीपल कंट्रीज कमिंग टुगेदर। आप समझ लो ऐसे। तो इट्स अ वेरी बिग। तो उन्होंने अपना खुद का क्या बना के रखा है? गैप बना के रखा है, यूएस गैप। मुझे ऐसा लगता है यूएस गैप और IFRS ऑलमोस्ट क्या होंगे? सेम होंगे ऑलमोस्ट। मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूएसए की बहुत सारी कंपनी ग्लोबल ऑपरेट कर रही है, ग्लोबली ऑपरेट कर रही है, राइट? तो साहब यूएसए का गैप और IFRS, ये जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, तो हमने क्या किया, IFRS को थोड़ा अडॉप्ट किया है इंडिया में। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखा गया है, लेकिन उसकी लैंग्वेज आप देखोगे ना पूरी इंटरनेशनल है। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर समझने में प्रॉब्लम होगी तो सोचो इंड AS समझने में और थोड़ी होगी। क्यों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन इंग्लिश में लिखा गया है और इंड AS जो है वो IFRS का ही वर्जन है, तो उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आप बहुत छोटे बच्चे हो अभी, लेकिन अभी से आप ये सुनना चालू कर दो, क्योंकि वो दिन दूर नहीं रहा जब हमको IFRS भी पढ़ना पड़ेगा और इंड AS भी पढ़ना पड़ेगा। वी आर ऑल्सो गोइंग ग्लोबल ना। मैं अगले महीने में दुबई में जा रहा हूँ, तो दुबई का अगर हमारे यहाँ पे काम अगर आएगा अंजेश के थ्रू या महताब सर के थ्रू, तो हम AS नहीं फॉलो कर सकते, हमें IFRS फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो मैं अगर आपको ये सब पढ़ाऊंगा नहीं, आपको अगर ये बताऊंगा नहीं, तो आपको ये समझेगा कैसे, राइट? चलूँ आगे। अभी आपने XBRL का जिन्होंने काम किया होगा, वो XBRL का जो काम होता है वो इंड AS के हिसाब से होता है, वो AS के हिसाब से नहीं होता। 5-6 कंपनी का XBRL फाइलिंग किया ना, वो इंड AS के हिसाब से होता है। इंड AS इज बेस्ड ऑन IFRS। तो जिनको इंड AS समझ में आएगा उनको IFRS समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब जिसने इंड AS का काम किया, मतलब इंडियन लिस्टेड कंपनीज का या इंडियन बड़ी कंपनीज का, लार्ज एंटिटीज का काम किया है, उसको ग्लोबल एंटिटीज का काम करने के लिए ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा 110 ऑब्वियसली, अगर ये 90% है तो 100%, तो 10% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, बट फंडामेंटल्स आर ऑलमोस्ट सेम। ओके सर, अगर आप कंपनी की बात करते हो तो कंपनी में शेड्यूल 3 फॉलो करना FRF है। FRF मतलब फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कंपनीज का फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब क्या? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट है। तो एक्ट होता है, आपको पता है, इतना तो बताया मैंने कभी तो ज़िंदगी में। एक एक्ट होता है, एक्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं,
चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के अंदर सब सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस के अंदर क्लॉजेस होते हैं, उसके अंदर सब क्लॉजेस होते हैं, उसके अंदर पैरा होता है। तो वैसे एक्ट के अंदर चैप्टर्स के साथ साथ शेड्यूल होते हैं। क्या होते हैं? जहाँ चैप्टर खत्म होते हैं वहाँ पे शेड्यूल्स होते हैं। उसमें का शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो पूरा जो कंपनीज एक्ट 400-500 सेक्शंस का जब खत्म होता है तो उसके पीछे एक शेड्यूल है, शेड्यूल 3, जिसमें फॉर्मेट दिया गया है जिसको आप वर्टिकल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हो, या जो ब्लैक हाउस में आप बनाते हो, वो कहाँ पे लिखा गया है? शेड्यूल 3 में। तो अगर आप कंपनी हो और अगर आप शेड्यूल 3 को फॉलो नहीं करोगे तो आपने डायरेक्टली वायलेशन किया है एफआरएफ का, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का। आपके पास चॉइस नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एसेट को पहले लिखता हूँ, लाइबिलिटी को बाद में लिखता हूँ ना, करंट एसेट ऊपर लिखता हूँ, फिक्स एसेट नीचे। आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन दैट बिकॉज शेड्यूल इज स्टैंडर्ड। एवरी कंपनी हैज़ टू फॉलो द सेम फॉर्मैट और उसका लॉजिक पूरा अकाउंट्स में लिखा है। उसके लिए आपको अकाउंट्स के लेक्चर देखने पड़ेंगे, राइट? तो एज अ ऑडिटर हम अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम ऑडिट करते रहते हैं। तो भैया एक तो कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें सारे एस्पेक्ट जो है उस एंटिटी को लेके मैक्सिमम सारे एस्पेक्ट कवर हो जाने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड। मतलब कुछ छूट जाना चाहिए क्या? सारे एसेट रिकॉर्ड होनी चाहिए कि कुछ मेन एसेट रिकॉर्ड होनी चाहिए? सारे एसेट। सारा इनकम रिकॉर्ड होना चाहिए कि खाली मेन इनकम रिकॉर्ड होना चाहिए? लेकिन आपको बाद में पता चलता है ना कि सारा इनकम रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जब आप 26A वगैरह डाउनलोड करते हो, TIS डाउनलोड करते हो, आपको पता चलता है सारा इनकम रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो हमें रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा उनसे सारा इनकम, ठीक है? सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए कि कुछ एक्सपेंस छूट जाना चाहिए? सारा होना चाहिए। अच्छा, जितना है उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सारा मतलब समझ रहे हो ना? सारा मतलब जितना है उतना ही रिकॉर्ड होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। मतलब जो है वैसा रिकॉर्डिंग होना चाहिए। तो दैट इज ऑल एस्पेक्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? रिलायबल मतलब भरोसेमंद होनी चाहिए कि ऐसे लिखो कि भरोसा ही नहीं होना चाहिए किसी का उसके ऊपर? रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है ना? और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ऑडिटर कि जो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दी है उसको, उसके ऊपर हम एज अ नॉर्मल पब्लिक यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड दे रिलाई और नॉट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सफिशिएंसी होनी चाहिए। मतलब उसमें हम नहीं बोलते एक एक रुपए का हिसाब बताओ, एक एक रुपए का बताएंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सफिशिएंट होना चाहिए ना। आपके ऑफिस में से 10 रुपये चला गया, चोरी हो गया, गिर गया, अभी उसका रिपोर्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यार अगर कोई बड़ा चीज़ है जो सफिशिएंट है, जो जिसका जाना चाहिए इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर तक, वो तो जाना चाहिए, राइट? प्रॉपर डिस्क्लोजर होनी चाहिए। घुमा घुमा के चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। प्रॉपर डिस्क्लोजर मतलब जो हुआ है वो हुआ है। फैक्ट्री में आग लगी थी, आग लगने के बाद इतना इतना लॉस हुआ, इतना इंश्योरेंस क्लेम आया है, या इतना इंश्योरेंस क्लेम आ रहा है, या इंश्योरेंस क्लेम नहीं आ रहा है, जो हुआ है उसका डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो डिस्क्लोजर एक वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। डिस्क्लोज करना मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना, कॉपी पेस्ट नहीं करना है एक कंपनी का दूसरे कंपनी से, ठीक है ना? नहीं तो सर्विस एंटिटी को भी आप लोग लिखते हो द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। हमने देखा है ऐसे, अरे सर्विस एंटिटी है उसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं है, आपने अकाउंटिंग नोट्स में डाल दिया उधर। तो ये डमनेस अगर आप रीडिंग करोगे तो आपकी वो कम होते जाएगी, राइट? तो डिस्क्लोजर प्रॉपर होनी चाहिए, कॉपी पेस्ट वाला नहीं। ऐसा यहां पे लिखा है। सर ऑडिट में क्या इंक्लूड नहीं होता वो भी तो बताओ। हाँ जी, वो भी बता देता हूं क्या इंक्लूड नहीं होता। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी, ठीक है ना? ये देखो क्या क्या इंक्लूड होता है यहाँ पे, उन्होंने पहले उसको फटाफट कवर किया है। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कनेक्टेड है वो सारे एस्पेक्ट का आपको ऑडिट करना है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं लाइबिलिटी का ऑडिट करता हूँ, एसेट का नहीं करता, करंट एसेट का करता हूँ, फिक्स एसेट का नहीं करता, इनकम का करता हूँ, एक्सपेंस का नहीं करता, इन एक्सपेंस का करता हूँ, इन एक्सपेंस का नहीं करता। यू कैन नॉट चूज। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है, हर इंफॉर्मेशन की आपको क्या करना पड़ेगा? ऑडिट करना पड़ेगा। आपके ऑडिट में वो सब कुछ कवर होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए। सेकंड क्या लिखा है? रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। देखना है आपको कि इन्फॉर्मेशन रिलायबल एंड सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, रिलायबल है कि नॉट रिलायबल है। प्रॉपर डिस्क्लोजर होनी चाहिए। एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन, आपको क्या देना था अल्टीमेटली? ओपिनियन, ठीक है ना? ओपिनियन कंफ्यूजिंग होना चाहिए कि क्लियर होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? ये हमें करना है। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एज ए ऑडिटर? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग बैलेंस शीट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बैलेंस शीट बन के प्रिंट होके आनी चाहिए लीगली, और फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे? साइन। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा
नहीं होता। तो कभी कभी थियोरेटिकल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में गैप क्रिएट है तो है, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन लॉ क्या बोलता है, मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ। लॉ बोलता है कि सामने कंपनी प्रिंट करेगी, डायरेक्टर पहले साइन करेंगे, उसके बाद ऑडिटर के पास आएगी, ऑडिटर की साइन लास्ट साइन होनी चाहिए। कभी कभी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा, ऑडिटर पहले प्रिंट करता है, ऑडिटर के ऑफिस में प्रिंट होता है, ऑडिटर पहले साइन करता है, अभी तक ओनर ने साइन ही नहीं किया और अपलोड भी हो जाता है हमारे यहाँ पे, बिकॉज वी डोंट टेक लॉ सीरियसली। और इसलिए मैं लॉ पढ़ा रहा हूं आपको, और आप सीरियसली इसलिए नहीं लेते क्योंकि आपको लॉ पता ही नहीं ना। सीरियसली तो इंसान वो लेगा ना जिसको लॉ पता है, ठीक है। ड्यूटीज आउटसाइड स्कोप ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफ ऑडिटर। कोई कंपनी आके मुझे बता रहा है कि हमें हमारे कंपनी का 5 साल का फ्यूचर बताओ सर, मेरा एज अ ऑडिटर काम है वो अगले 5 साल का प्रोजेक्शन करना, 5 साल का फ्यूचर बताना, कमेंट करना कि कंपनी आगे ग्रो करेगी कि नहीं करेगी। आगे की बात नहीं करनी है, जो हो गया खाली उसकी, आप ऑडिटर हो, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए कुंडली दिखाई, आपका मैं भविष्य बताता हूँ। कंपनी की बैलेंस शीट उसकी कुंडली होती है, वो देख के पता चलता है भविष्य। लेकिन बताना है क्या, किसी को एश्योरेंस देना है क्या, अरे मैं बोलता हूँ चल कंपनी में पैसे लगा डबल हो जाएगा, ये धंधे हमें नहीं करने हैं। कंपनी में ये हुआ था, ये रिपोर्ट हुआ है, जो रिपोर्ट हुआ है वो सही है। हमारा खाली पास का डेटा के ऊपर काम होता है। वी आर नॉट फ्यूचर ओरिएंटेड पीपल, दैट इज वीकनेस ऑल्सो ऑफ ऑडिटर। एज अ ऑडिटर वो मेरी वीकनेस है, लेकिन मेरी औकात के बाहर का काम में नहीं करेगा एज अ ऑडिटर। तो ऑडिट छोड़ दो, फिर बाद में एक बार ऑडिट ड्रॉप कर दो, फिर आपको जो करना है वो करो। एज अ ऑडिटर आपकी कुछ एथिक्स, कुछ मोरालिटी, कुछ लॉ आपको एप्लीकेबल होता है। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये लॉ है, ये भाषण नहीं है, ये कानून है जिसको हमें फॉलो करना है। एक्सपर्टाइज इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। कोई बोलता है कि किसी के बैलेंस शीट में कोल माइन है, क्या मैं बता सकता हूं उसके अंदर कोल कितना है? क्या वो मेरी एक्सपर्टीज है? बताइए। कोई एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, क्या मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, उसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज है? तो जो एरिया मेरे एक्सपर्टीज के बाहर का है, आप उस पर मेरी सर्टिफिकेशन मत मांगो। उसके लिए आप एक्सपर्ट को बुलाओ। इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो लोग सर्टिफाई करेंगे। मैं नहीं बताऊंगा कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं है, दैट इज बिल्डिंग बैलेंस शीट में है कि नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, पेमेंट किया था कि नहीं किया था, वो मेरी एक्सपर्टीज है। ये बिल्डिंग में 18 mm का बार यूज होना था कि 12 mm का बार यूज होना था, वो मेरी एक्सपर्टीज में नहीं आता, वो तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर करेगा। तो आप मेरे से आप ऑडिटर को, कल अगर बिल्डिंग गिर गई, किसी कंपनी का मैंने ऑडिट किया और उसकी बिल्डिंग गिर गई, गिरती है कि नहीं बिल्डिंग? यहाँ वहाँ पे बिल्डिंग या ब्रिज गिरते हैं, तो क्या ऑडिटर को ब्लेम करोगे? अरे ऑडिटर साहब आपने तो ऑडिट किया था। अरे भैया मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया था, मैंने देखा टीडीएस टाइम पे कट हुआ है कि नहीं, जीएसटी टाइम पे हुआ है कि नहीं, वो सीमेंट और स्टील कितना यूज करने का, वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता ना, वो एक इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपर्टीज एरिया से नहीं कनेक्टेड है। मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सपर्ट हूँ, मैं ऑडिट का एक्सपर्ट हूँ, मैं इनकम टैक्स का एक्सपर्ट हूँ, मैं इंजीनियरिंग मॉडल्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, राइट। सर चोरी मिल गई आपको, कभी कंपनी में मिल गई, आपको पता चल गया कि चोरी हुई है यहाँ पे, क्या अभी आप रातों रात सीक्रेट सारे एजेंट बुला के अपने आर्टिकल्स लेके इन्वेस्टिगेशन चालू करोगे? किसने की, कब की, कैसे की? इन्वेस्टिगेशन करना काम है हमारा? नहीं। ऑडिटर्स आर वॉच डॉग, नॉट ब्लड हॉन्ड। हम काटने वाले कुत्ते नहीं, हम भूखने वाले। हमें खाली रिपोर्ट करना है कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड हुआ है, ऐसे लग रहा है, ये सारे एविडेंस है। हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं जिसने चोरी किया वो मिल गया, आपने उसको नंगा किया, उल्टा लटकाया, मार रहे हो, बता चोरी किया कि नहीं किया। आप लोगों को वो पावर्स नहीं हो। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेंगी वो सब, हमारा काम है खाली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। इसको विस्टल ब्लोअर भी बोलते हैं। क्या एक वर्ड है आपको जैसे आज हम लोग गेम खेलने वाले हैं 4 बजे, तो फायर ऑन द माउंटेन रन रन रन, समझ में आ रहा है ना? इतना ही बोलना है। डोंगराला आग लागली, हाँ। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही कुछ गड़बड़ दिखती है तो आपको मन में ऐसे नहीं रखना है। ऑडिटर यूजुअली ऐसे रहता है, यूजुअली ऑडिटर ऐसे रहता है, आंखें खुली रहती है और कान, ऐसे नहीं रहना है ऑडिटर को, ऐसे भी नहीं रहना है ऑडिटर को। ऑडिटर को ऐसे रहना है। बोलना यूजुअली नहीं है, लेकिन फ्रॉड मिल गया और जिसके आपके पास क्या है, एविडेंस है, अभी आपको विस्टल ब्लो करना है। विस्टल ब्लो करना मतलब सीटी बजाना, ठीक है ना? दैट इज विस्टल ब्लोइंग। मतलब
विस्टल ब्लो मतलब पता चला आप गए ऑडिट पे आपको फ्रॉड मिला, सब मिलके सिटी बजा रहे हो। विस्टल ब्लोअर इज अ कॉन्सेप्ट। आपको सिटी नहीं बजानी है, आपको ईमेल लिखना है टॉप मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, इनकम टैक्स को, वो आपकी पावर में आता है, उसको विस्टल ब्लोअर बोलते हैं। लिटरली नाके पे जमा होके सीटियाँ नहीं मारनी है। कभी कभी मतलब डर लगता है मुझे कि पता चला मुझे क्लाइंट का फ़ोन आ गया, सर आपके बच्चे सीटियाँ बजा रहे हैं। ओके, पहले तुम लोग अपना कर लो, फिर मैं अपना स्टार्ट करता हूं। वो रिपोर्ट में, उधर नहीं। बाबा रे, तो कुछ चीजों को लिटरली फॉलो मत करो। हाँ सर, मैंने कल आपको रिस्क की बातें बताई थी। देयर इज इनहेरेंट रिस्क, देयर इज अ कंट्रोल रिस्क एंड देयर इज अ डिटेक्शन रिस्क। सर ऑडिट करने के बाद भी सारे फ्रॉड, सारे एरर मिल गए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऑडिट के भी अपने एक लिमिटेशंस है। उसको क्या बोलते हैं? इनहेरेंट लिमिटेशन। मतलब बाय डिफॉल्ट, इनहेरेंट को आप अपनी भाषा में क्या समझो? इनहेरेंट मतलब समझता है ना, कुछ कुछ डिसीज जैसे डायबिटीज इनहेरेंट डिसीज है, मतलब जो बेबी पैदा होता है उसको बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अगर मम्मी को HIV आ रहेगा तो बच्चे को बाय डिफॉल्ट HIV हो जाता है, दैट इज इनहेरेंट। तो वैसे ऑडिट में सालों साल बाय डिफॉल्ट कुछ क्या है? लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब समझता है ना, मेरे हाथ ऐसे बांध के मुझको ऑडिट पे भेजते हो, मुझे बोलो, मेरे बच्चों को बोलो कि हॉकी वगैरह स्टंप वगैरह लेके जाओ ऑडिट पे, देखो कैसा कंट्रोल बढ़ा के देते हम, देंगे कि नहीं? अरे राखी को तो पहला भेजो, हाँ, कि मार राखी। हाँ, अकाउंटेंट ने अगर नरेशन नहीं लिखा तो हाथ ऐसे रख बेंच पे और मार उसके ऊपर, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम वो बरोबर लिखेगा। अगर आप हमें अगर पावर दे देते इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का, तो दमदार ऑडिट करके दिखाते आपको। हमारे हाथ बांध देते हो, मुंह बांध देते हो और बोलते जाओ ऑडिट कर कर आओ, तो उसको लिमिटेशन बोलते हैं। हम ऑडिट जिस चीज का करते हैं उसका नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। फाइनेंशियल डेटा ही एक्यूरेट नहीं होता तो ऑडिट आप कैसे बोल सकते हो कि परफेक्ट है? जैसे डेप्रिसिएशन, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड करते हैं हम? 10%। प्लांट एंड मशीनरी का कितना? 15%। कंप्यूटर का कितना? गारंटी है कि सच में 10% डेप्रिशिएट हुआ? गारंटी दो 15% डेप्रिशिएट हुआ? गारंटी दो कंप्यूटर 40% ही, ज्यादा नहीं हुआ है, कम भी नहीं हुआ है, 40 ही हुआ है, गारंटी दो। गारंटी है क्या? नहीं। प्रोविजन पास करके रखी है आपने, प्रोविजन, शायद लॉस होगा, शायद खर्चा हो, शायद बैड डेट होगा, RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ऐसा सुना है ना बचपन से अकाउंट में, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन है, प्रोविजन का क्या वाउचर मांगोगे, क्या सपोर्टिंग मांगोगे? बोलो। हाँ, कुछ लॉजिक हो सकता है, हाँ 2 साल पहले हुआ था या 2 साल से हो रहा है, इस साल भी हो सकता है, होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो बहुत सारी चीजें हम प्रोविजनिंग बेसिस पे करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही इनहेरेंट लिमिटेशंस है, तो वो लिमिटेशन ऑडिट को तो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे ना। ऑडिटर कैसे चेक करेगा? बनाने वाले को ही नहीं पता वो कैसे बनाए हैं, या उसके पास ही कोई सपोर्टिंग नहीं है, तो उस आइटम का मैं कैसे ये करूंगा? क्लोजिंग स्टॉक एस्टिमेटेड बेसिस पे कितने लोग डालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं कि नहीं? आप लोग भी अकाउंटेंट हो, सच बोलो, डालते हो कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक का कोई ऐसा वैल्यू, देखो स्टॉक में जाके काउंट कर सकता है, क्वांटिटी काउंट सकता है, वैल्यू कैसे चेक करूंगा? आप बोलोगे परचेस प्राइस, अरे बाबा परचेस प्राइस तो ठीक है, लेकिन वो फीफो है, लीफो है, एग्जैक्टली वो फॉलो हो रहा है? इतना एक्यूरेटली नहीं फॉलो हो रहा है ना। हाँ, जिनके यहाँ पे बारकोड सिस्टम है उनके यहाँ पे प्रॉपर फॉलो हो रहा है, लेकिन मेजॉरिटी टाइम आपने छोटे मोटे एंटिटीज में तो आप क्लोजिंग स्टॉक कैसे डालते हो? विजय भाई को पूछ के, विजय भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना डालने का, और मैं उसका ऑडिटर है। तुम समझो प्रॉब्लम क्या है, तुमने क्लोजिंग स्टॉक ही मन से डाला है,
तो एज ऑडिटर मैं क्या कर सकता हूं अभी उसके ऊपर? तो दीज आर द चैलेंजेस दैट यू शुड अंडरस्टैंड। तो आपने भले मन से डाला होगा, इसका क्या कर लो, MRL तो ले लो कम से कम एक, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर तो लो उसके लेटर हेड पे क्लाइंट के, कि सर आपका क्लोजिंग स्टॉक का जो डिटेल हो सकता है, जो बाइफर्केशन आप दे सकते हो, जितना दे सकते हो उतना दे दो। तो कीप मैक्सिमम डॉक्यूमेंट विथ यू। लेकिन उसने MRL देने के बाद भी कोई गारंटी है क्या कि वही स्टॉक है? और तुम साला स्टॉक मांगते कब हो? 30 सितंबर पे तुम ऑडिट कर रहे हो 31 मार्च का। अब मैं 150 कंपनी का ऑडिटर है, तुमको क्या लग रहा है 150 कंपनी का मैं 31 मार्च पे जाके ऑडिट कर सकता है क्या? स्टॉक चेक करके आ सकता है क्या? प्रैक्टिकल है क्या? तो ये लिमिटेशन नहीं हो गया। लिमिटेशन मतलब समझते हो ना, मेरी मजबूरी है। मैं चाहता हूं ऑडिट अच्छा करूं, मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं करूं, मैं चाहता हूं, लेकिन कैसे? पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। मुझे बताओ किसको किसको अच्छी वाइफ या अच्छा हस्बैंड चाहिए यहां पे? ये हाथ ऊपर करो, नहीं तो खराब मिलेगी। हाँ, अच्छा होता है क्या लेकिन मार्केट में? एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो शादी के साथ क्या आते हैं? कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस आते हैं। देयर इज नो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आप खुद भी तो परफेक्ट नहीं हो। आपको अच्छा चाहिए सालो, तुम अपने आप को तो देखो आईने में जाके एक दिन। ऑडिट का प्रोसीजर ही तुमने हमको बांध के रखा है। हमको आप बोलते हो सैंपलिंग करो, सब चेक करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने सब चेक ही नहीं किया तो मुझे क्या पता सब सही है कि गलत है? और मैं सब चेक कर भी लूंगा तो चुना लगाने वाले तो आप ही हो। जरूरी नहीं कि हर चुना में पकड़ पाऊं। तो इसलिए नेचर ऑफ ऑडिट भी एक लिमिटेशन है। ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हम वहां पे नेगेटिव माइंड से नहीं जाते, नहीं जाना चाहिए कि चोरी हुई होगी यहां पे, ये सब चोर है। चोरी तो होते हैं, चोरी पकड़ने आए हैं, ऐसा आपका इन्वेस्टिगेशन माइंड नहीं हो। इन्वेस्टिगेशन माइंड कौन किसका होता है? जब मर्डर हो गया तो अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आके देखती है और देखती है कि मर्डर कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या किया। हम ऑडिट करने गए, हम अपना ओपिनियन देने गए कि आपका बिजनेस प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर है या नहीं है। हम खाली तो ये पॉजिटिव होगा तो हमें पॉजिटिव बोलना है, नेगेटिव होगा तो ही नेगेटिव बोलना है। लेकिन बहुत बार आप देखो ऑडिट पे जाने के टाइम आपका एटीट्यूड कैसे होता है? आज तो कफन बांध के निकला हूं, आज तो क्वेरी निकाल के ही आऊंगा, आज तो 2 लोगों का जॉब खाऊंगा ही खाऊंगा। नहीं, कभी कभी हमारा एटीट्यूड वैसे होता है। हाँ, अभी आप इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट को मर्ज मत कीजिए। इंटरनल ऑडिट में सच में चोरी पकड़नी होती है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में मैनेजमेंट को पता होता है कि चोर कौन है। वो तो हमारे कंधे पे बंदूक रख के ठोकना चाहते हैं और आपकी भी औकात देखते हैं। उनको पता है चोरी किसने की है, कितनी की है, उनको सब पता होता है, आइडिया सब कुछ होता है। वो देखते हैं आप ऑडिट कर लो और बता दो आप पकड़ते हो क्या, दिखाओ। तो वहां पे तो हमें जाना पड़ता है विद दैट इंटेंसिटी की कुछ तो लोचा हुआ है, इसलिए मैनेजमेंट ने ऑडिट करने बोला है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। क्या है वो बताते नहीं, बोलते सस्पेंस है, आप ढूंढ के दिखाओ। क्योंकि मिलना तो आपको चाहिए ना। वो आइडिया दे देते हैं लेकिन एग्जैक्टली नहीं बताते। तो वहां पे हम जाते। इंटरनल ऑडिट इज मोर पावरफुल इन दैट सेंस, क्योंकि इंटरनल ऑडिट का कोई लॉ नहीं है, थोड़ी रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन स्टैट्यूटरी ऑडिट के लॉज है, वी हैव लिमिटेशंस। हमें लॉ परमिट नहीं करता इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लॉ नहीं परमिट करता। क्लियर है? इंटरनल ऑडिट में मैनेजमेंट आपको पावर दे सकता है कि सर इन्वेस्टिगेट करके बताओ, बट दैट इज डिफरेंट ऑडिट। सीए इंस्टीट्यूट ने एक नया कोर्स निकाला है, दैट इज फॉरेंसिक ऑडिट। फ्रॉड हो चुका है, अब आपको एज ए फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है कि अब जाके बताओ कि ऑडिट मतलब क्या, किसने किया है फ्रॉड, कितने का फ्रॉड है। लेकिन वो फ्रॉड होने के बाद, अभी फ्रॉड हुआ है क्या? आप जिसका ऑडिट करते हो, हम जिसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, उनमें फ्रॉड हुआ है क्या? तो आपका इन्वेस्टिगेटिव माइंड ही नहीं है ना, राइट? टाइमलाइंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता कभी और है, ऑडिट कभी और होता है। मतलब हमको जब हमारे सामने जब बैलेंस शीट आती है उसको 2 तरीके से देखो। एक तो सजाई हुई दुल्हन है, उसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? विंडो ड्रेसिंग। मतलब हमारे सामने जब बैलेंस शीट आती है तो उसको आप डिज़ाइन करके देते हो, हमें मेकअप करके देते हो। अरे मैं अपनी खुद की एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है ना, अभी रिकॉर्डिंग लाइन पे नाम नहीं बताता, मैं उसके शादी में गया है, मैं शादी के हॉल में से बाहर आया है बिकॉज आई डिड नॉट आइडेंटिफाई और मुझे लगा किसी और की शादी चालू है। मेकअप इतना किया था, काली लड़की को गोरा कर देते हो तुम। अरे खुद के फोटो देखने के बाद तो फील होना चाहिए ना कि ये मेरी शादी थी।
अरे मेकअप के 4-4 लेयर होते हैं। वो बात करने के टाइम पे एकदम हल्लो हल्लो बात कर रही थी, कहीं स्क्रैचेस ना आ जाए करके, यहाँ पे पीओपी लगाने के जैसा मेकअप। अरे उतना मेकअप नहीं करने का, आप समझ रहे हो ना, वो मेकअप और वो बैलेंस शीट। कल वो लड़की नहाएगी, हस्बैंड को पहली बार नहा के पहली बार देखेगी, मरना जाए ना उधर हो कि कल कोई और आई थी आज कोई और है। तो बैलेंस शीट में वही होता है, बैलेंस शीट जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है, और जो होता है वो दिखना चालू होगा तो उसकी शादी नहीं होगी, लोन नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो ना, क्रेडिटर्स उधारी पे माल नहीं देंगे, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाएंगे, गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्शन लेना चालू कर देगा। तो हमें सजा के ही देते हो एज अ ऑडिटर, और फिर हमें भी वही करना होता है, हाँ हाँ सब ठीक ही है। तो ये मिली भगत, और इसको ओपनली एक्सेप्ट करता है मैं कि पूरी इंडस्ट्री ऐसे चलती है। ये कहीं तो चेंज होगा, गवर्नमेंट हमें ज़्यादा जब पावर देगी तो ये चेंज, अभी नहीं है हमारे पास पावर। दूसरा, हमारे सामने डेड बॉडी आई है, लिविंग एंटिटी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, आप 24-25 में खड़े होके आप ऑडिट करते हो 23-24 का। ऑडिट लाइव बेसिस पे होना चाहिए ना, जो मर चुका है उसको क्यों हम जाके खोद रहे और देख रहे कि अंदर क्या है। लाइव बेसिस पे ऑडिट करो, जो आपने अभी चालू किया है। आई अप्रिशिएट कंप्लायंस टीम, कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट का जो एक्शन अभी उन्होंने कुछ कंपनीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके लिए, एंड देन दे स्टार्ट। तो ये लाइव ऑडिट होगा। ये अभी ऑडिट जो होगा वो कौन सा होगा? लाइव। पोस्टमार्टम नहीं है, ये मरने के बाद हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या हुआ था इसके साथ, ये बैलेंस शीट के साथ ऐसा क्या हो गया कि ये मर गई। आप लाइव बेसिस पे कर रहे हो, लाइव बेसिस पे पकड़ो। तो कुछ लिमिटेशंस ऑडिटर के भी होते हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूं? ऑडिट करने के बाद भी हम फ्यूचर इवेंट को हम अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमें नहीं बताया ना प्रेडिक्शन का, हमको वो नहीं बताना, कुंडली देख के नहीं बताना क्या होने वाला है। तो दिस आर द लिमिटेशंस। 31 मार्च पे बैलेंस शीट ठीक थी, 31 मार्च पे डेटर दिन जाता, पता चला अप्रैल में आके मर गया, या सितंबर में मर गया, या अक्टूबर में मर गया। डेटर था या 31 पे स्टॉक था, आगे जाके आग लग गई। फ्यूचर इवेंट को मैं पास में रिकॉर्ड नहीं कर सकता ना, मुझे पता भी है लेकिन फिर भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हाँ, नोट लिख सकता हूं लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि 31 मार्च पे तो आग नहीं लगी थी, आग बाद में लगी। तो वो सारी चीज़ें होती है। एंगेजमेंट क्या होती है सर? एंगेजमेंट मतलब ये रिंग फिंगर होती है, वहाँ पे जब रिंग डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाँ बरोबर है, वैसा ही है। लेकिन यहाँ पे ऑडिट एंगेजमेंट की बात हो रही है। ऑडिट एंगेजमेंट मतलब आपको एंगेज किया जाता है, किसके लिए? ऑडिट करने के लिए। तो उसकी एक प्रोसीजर होती है और इसका एक एंगेजमेंट लेटर होता है। होना चाहिए कि नहीं? है क्या? हर फोल्डर में है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है? एक्सेप्ट करो नालायक लोगों, नहीं है। हर फोल्डर में नहीं होगा, कुछ फोल्डर में होगा, कंपनीज में खास करके होगा, क्योंकि वो लोग बना के रखते हैं अपॉइंटमेंट के टाइम पे एडीटी 1 के लिए। तो वो ढूंढो। तो आप लोगों को क्यों बोला मास्टर डेटा लाओ? मुझको ये सब सिखाना था। अभी आप लोग थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो ना, जिन्होंने मास्टर डेटा पे काम किया उनको पता चलेगा कि ये लिखा। मैं अपने मन से थोड़ी ना क्या बता रहा हूं कि लेटर होना चाहिए, और ये लॉ है, कानून है। नहीं होगा तो यार, तो आपको एंगेज ही नहीं किया तो आपने ऑडिट कैसे किया? आपको किसने अथॉरिटी दी? आप लोगों के पास कितना पावर है पता है? कल कितना भी बड़ा फ्रॉड आप कर सकते हो। मैं आपको हिंट नहीं दे रहा। आपके पास क्लाइंट का डिजिटल सिग्नेचर है, बताओ कोई भी डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हो कि नहीं? क्लाइंट की सारी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, यहां तक कि क्लाइंट के कुछ क्लाइंट के बैंक अकाउंट के नंबर और उनके पासवर्ड भी आपको पता है। यू कैन, अगर बहुत स्मार्ट होते ना आप लोग तो बहुत बड़ा स्कैम कर लेते। हाँ, उसका एंड कहां पे होगा वो नहीं पता मुझे, पकड़े जाने के बाद क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन स्कैम हो सकता है। और फिर जब स्कैम होगा तो जब केस होगी और मेरे को अरेस्ट होगी, और तब मुझे पूछा जाएगा कि आपको अथॉरिटी किसने दी डिजिटल सिग्नेचर क्लाइंट की अपने ऑफिस में रखने की या यूज करने की, आपके सिस्टम से कैसे यूज हुई। क्योंकि हर बार जब भी आप कुछ भी डिजिटल लिख सकते हो वहां पे क्या आता है? आईपी एड्रेस आता है। तो ये आपके यहां से हुआ है, वो तो डिनाइबल है ही नहीं। मैं बोल ही नहीं सकता नहीं जी हमने नहीं किया, और ये भी नहीं बोल सकता कि आर्टिकल ने किया। आर्टिकल इज नेवर रिस्पॉन्सिबल, जो सिग्नेटरिंग पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो प्लीज हैव एन एंगेजमेंट लेटर, और जितना डिटेल एंगेजमेंट लेटर होगा उतना अच्छा होता है। एंगेजमेंट लेटर में दो मेन बातें होनी बहुत जरूरी है, एक उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और एक हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उनकी मतलब क्लाइंट की क्या, ऑडिटी की, एक होता है ऑडिटी और एक होता है ऑडिटर। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लाइंट की क्या, ये क्लियरली लिखा होना चाहिए। और तो ऐसे 210 पढ़ ले थोड़ा सा। ऐसे 210 में जैसा एंगेजमेंट लेटर बोला गया है वैसा ही हमारा हर ऑडिट असाइनमेंट का क्या होना चाहिए, एक एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए। दूसरा, फी को लेके जाके आगे जाके मगजमारी नहीं होनी चाहिए, तो टाइम और फी भी उसमें मेंशन कर लो। मतलब स्कोप ऑफ एंगेजमेंट जितना डिटेल में लिखोगे उतना भले में रहोगे, उतना अच्छे में रहोगे। क्योंकि कल अगर क्लाइंट मुझसे कुछ एडिशनल काम करा के लेता है तो मैं उसको बोल सकता हूं कि सर ये मेरे स्कोप के बाहर का है, और बाहर का है इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं करना चाहता। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें तो मैं प्रोहिबिटेड हूँ, प्रोहिबिटेड मतलब मैं कर ही नहीं सकता। और कुछ चीज़ें अगर क्लाइंट मुझसे करवाना चाहता है तो आई विल चार्ज एक्स्ट्रा। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि ऑडिटर अपॉइंट किया मतलब अभी हमारा शादी हो चुका है, उसके घर के बर्तन भी घिसने में जा सकता हूँ, बुला सकता है ऑडिटर को। ऐसा कुछ लोगों को लगता है बिकॉज उन्होंने ये लॉ नहीं पढ़ा ना, ये लॉ हमने पढ़ा है। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच देम, एजुकेट देम एंड टेल देम कि सर एज अ ऑडिटर हमारा स्कोप यहाँ एंड होता है। रिलेशन की बात अलग है, लेकिन ये स्कोप यहाँ एंड होता है। इसके आगे कुछ भी करेंगे तो वी विल चार्ज। ओके, तो नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट सेफ्टी पर्सपेक्टिव, ऑल्सो फ्रॉम द मनी पर्सपेक्टिव स्कोप हैज टू बी क्लियरली डिफाइंड, एंड उसके सामने जो फीस है वो भी डिफाइन होनी बहुत ज़रूरी है। पहले देखो, जितनी एंगेजमेंट होने के टाइम पे जितनी चीज़ें क्लियर करो उतना अच्छा है। शादी होने के बाद नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, बाद में रिवील नहीं करने का। सरप्राइज, आपको तो ये बताया नहीं था। ऑडिट के बेनिफिट नहीं बोलता मैं अभी, ठीक है ना। ऑडिट के बहुत सारे बेनिफिट हैं, ऑडिट के बहुत सारे बेनिफिट है। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलती है, कंपनी शेयर होल्डर में और मे नॉट गेट डेली अफेयर्स ना, डेली अफेयर देखने नहीं मिलता शेयर होल्डर को, ऑडिट रिपोर्ट से ही उसको पता चलता है कि सब कुछ ठीक है। ऑडिट एकदम मोरल चेक ऑन एम्प्लॉई, हाँ, एम्प्लॉई के ऊपर भी एक चेक रहता है कि भाई फ्रॉड नहीं करना है, क्योंकि ऑडिट होता है। आप अभी जाते हो तो समझ रहे हैं ना, आप कुछ नहीं भी पकड़ोगे तभी भी वो लोग डरते हैं। आपने कुछ पकड़ा नहीं है लेकिन ऑडिट होने वाला है, इस डर से ही कुछ लोग चोरी नहीं करते, ठीक है ना। दैट इज मोरल चेक। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट अथॉरिटीज फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स लाइबिलिटी, गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी रिलाइड अपॉन बाय द लेंडर्स बैंकर फॉर मेकिंग द देयर क्रेडिट डिसीजन, मतलब लोन देना है कि नहीं देना है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड होता है। सीए का साइन है तो वो बैलेंस शीट है, सीए का साइन नहीं है तो वेस्ट पेपर है, रफ पेपर है, भेलपुरी मिलेगी उसके अंदर, लोन नहीं मिलेगा उसको। दैट्स द पावर ऑफ दैट स्टैम्प एंड सिग्नेचर। ऑडिट में ऑल्सो डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर या बोथ ना, फ्रॉड वगैरह होता है तो पकड़ सकते हो आप लोग। ऑडिट रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल, तो बहुत सारे कंट्रोल भी हम देखते हैं ना, और हम उनको बताते हैं कि डेफिशिएंसी कहाँ पे। डेफिशिएंसी मतलब समझता है, उनका आईसी होता है, उनका एक सिस्टम होता है, इंटरनल कंट्रोल होता है, हमने इवैल्यूएट करना था, बताया था ना इंट्रोडक्शन लेक्चर में, इवैल्यूएट करना था। इवैल्यूएट करने के बाद आपको दिख रहा है कि सिस्टम परफेक्ट नहीं है, तो आप क्या करते हो, सिस्टम को परफेक्ट करने के लिए आप रिकमेंडेशन देते हो, करके देते हो। क्या सिस्टम डेवलप करके नहीं देना है, क्या देना है आपको, रिकमेंडेशन कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए हमारे हिसाब से। फिर उनको करना है नहीं करना है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ऑडिट मैंडेटरी होता है कि वॉलेंट्री होता है, आपको क्या लगता है? मैंडेटरी मतलब समझ रहा है ना, बाय लॉ इट इज फोर्सफुल, करना ही पड़ेगा। और वॉलेंट्री मतलब कहीं बोला नहीं है करना है लेकिन फिर भी करते हैं। तो आप जब इंटरनल ऑडिट करने जाते हो तो वो मैंडेटरी है कि वॉलेंट्री है? वो तो वॉलेंटरी है, उसको तो कोई मैंडेट नहीं है, ठीक है ना, वो तो लोग अपने भले के लिए करके लेते हैं। और तो कुछ कुछ लॉ का मैंडेटरी है, जैसे कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी है, इनकम टैक्स एक्ट में एक टर्नओवर लिमिट क्रॉस होने के बाद मैंडेटरी है, उसके नीचे वॉलेंटरी है। समझ में आ रहा है? ट्रस्ट में अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट्स वगैरह लिए हैं, सब्सिडीज लिए है, तो मैंडेटरी है। तो मैंडेटरी है कि नहीं है वो आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी, वो कंपनी मतलब वो लीगल एंटिटी देखनी पड़ेगी और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑडिट जो होते हैं वो मैंडेटरी नेचर में होते हैं, क्योंकि अगर मैंडेटरी नहीं करेगा गवर्नमेंट तो लोग ऑडिट खुद का चेकिंग कौन करके लेना चाहता है? शुड आई कम टू योर होम एंड चेक एवरीथिंग?
कि सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भले गलत भी हो रहा है, मैं आपको पकड़ के अच्छा रिपोर्ट निकाल के दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। आपका नाम खराब करने के लिए आपको ऑडिट नहीं करूंगा, आपको इंप्रूव, फिर भी लोगों को अपना ऑडिट नहीं कराना है ना, समझ रहा है आपको। तो वैसे सबको होता है, मैंडेटरी कर देंगे तो अब तो चॉइस तो नहीं, आप तो कोई ना कोई एक्सटर्नल पार्टी आके चेक करेगा और रिपोर्ट तो देगा, ठीक है। तो हम सीए फर्म का ऑडिट होता है क्या, सीए फर्म का अलग से टैक्स ऑडिट होता है, वो नहीं बात कर रहा। सीए फर्म का सीए इंस्टीट्यूट ऑडिट करती है क्या, हाँ, उसका नाम क्या होता है, पीयर रिव्यू। ये ऑडिट ही है, पीयर मतलब एक सीए का दूसरा सीए जब ऑडिट करता है तो उसको पीयर रिव्यू बोलते हैं, ठीक है ना। वो तो गवर्नमेंट का भी, तो ईडी का नाम सुना है क्या, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो नहीं आए तुम्हारे घर पे करके पीयर रिव्यू हो रहा है। पीयर रिव्यू मतलब छोटा ऑडिट, प्यार वाला ऑडिट। वो क्वेरी भी बताएगा तो प्यार से बताएगा, कान में बताएगा, देखो आप ये नहीं कर रहे हो, ये सुधर जाओ, नहीं तो मेरे बाद जो आएंगे वो बताएंगे नहीं कि क्या करना है, वो लेके जाएंगे आपको, ठीक है। सर ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, अगर इंटरनल ऑडिट की बात करूं तो मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। गवर्नमेंट से अगर कोई ऑडिट आना होता है तो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। अगर आप कंपनी स्ट्रक्चर में हो तो शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, मालिक करते हैं अपॉइंट, शेयर होल्डर ना, ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर सर एजीएम में आते हैं, जब शेयर होल्डर नहीं होता तो कौन अपॉइंट करता है, तो बीओडी अपॉइंट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। तो वो सब अपॉइंटमेंट वगैरह आगे आएगा, वो देख लेना आप लोग। कुछ कुछ लोगों को तो पता ही होगा अपॉइंटमेंट के कितने एडिटिव भरे इन्होंने। सर रिपोर्ट किसको सबमिट करना है, ऑडिटर ने रिपोर्ट बनाई, ये रिपोर्ट सबमिट किसे करना है, जिसने आपको अपॉइंट किया था। आपको शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया था तो शेयर होल्डर को रिपोर्ट करना है, बीओडी ने अपॉइंट किया होगा तो बीओडी को एंड शेयर होल्डर को रिपोर्ट करना है। गवर्नमेंट ने अगर अपॉइंट किया होगा तो गवर्नमेंट एंटिटी को। इनकम टैक्स का ऑडिट करने आए हो, इनकम टैक्स का अलग से ऑडिट होता है, स्पेशल ऑडिट, टैक्स ऑडिट अलग, वो असेसी करा के लेता है। कभी कभी इनकम टैक्स सीए को अपॉइंट करता है, जाओ देखो इधर टैक्स का फ्रॉड हुआ है या ऐसा लग रहा है, हो सकता है, आप जाके ऑडिट करके आओ। तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पेमेंट करता है, तो ऑडिट का रिपोर्ट में क्लाइंट को नहीं दे सकता। अभी ऑडिट का रिपोर्ट मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, उसको स्पेशल ऑडिट बोलते हैं, जो जीएसटी में भी है और इनकम टैक्स में भी है। डिपार्टमेंट कैन कम एंड इन्वेस्टिगेट बाय इटसेल्फ, उसको रेड वगैरह बोलते हैं आप लोग, कि डिपार्टमेंट ही आ गया। वो तब डिपार्टमेंट तभी आता है जब उनको 100% गारंटी है कि इधर कुछ तो गड़बड़ है। उनको गारंटी नहीं है, ऐसा चेक करना है बस कि ये असेसी सब ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दे कैन सेंड थर्ड पार्टी से, ये बोलेंगे जाओ चेक करके आओ, बताओ, रिपोर्ट बनाओ और दे दो कि भैया इस यहाँ पे कोई फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है, उसको स्पेशल ऑडिट बोलते हैं। तो जिस अथॉरिटी ने आपको काम दिया है उसको आप दोगे। गवर्नमेंट कंपनी होगी तो सीएनएजी करके एक अथॉरिटी होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट का कंपनी का भी कोई मालिक होना चाहिए ना। गवर्नमेंट कंपनी का मालिक गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को ही अगर आप रिपोर्ट दोगे तो चोरी भी उन्होंने की और आप रिपोर्ट भी उनको ही दे रहे हो कि आपने चोरी की, तो क्या ही होगा। तो देयर इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, जैसे सीबीआई सीआईडी ऐसा कुछ होता है ना, जैसे आपने सुना है, वैसे इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम है सीएनएजी, सी एंड एजी, कैग बोलते हैं हम लोग इसको शॉर्ट में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो लोग गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिटर अपॉइंट भी ये लोग करते हैं और इनका रिपोर्ट भी जाता है। हमारी सीएफ हम अभी तक एलिजिबल नहीं हुई यहाँ पे, हमने लास्ट ईयर अप्लाई भी किया था, बट वी डिड नॉट क्वालिफाई देयर सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो उन्होंने हमें कोई ऑडिट अलोकेट नहीं किया। बैंक ऑडिट में हम क्या हो गए, सिलेक्ट हो चुके, क्योंकि वहाँ के क्राइटेरिया थोड़े कम थे, यहाँ के क्राइटेरिया थोड़े ज़्यादा होते, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए थोड़े और पकाने पड़ेंगे ना। देखते हैं, आप लोग अगर अच्छे बच्चे बनोगे तो आपको गवर्नमेंट कंपनी का भी ऑडिट करने मिलेगा आने वाले कुछ सालों में। क्वेश्चन आंसर तो मैं नहीं ले रहा, जो एग्जाम के लिए बच्चे बैठने वाले उनको डिटेल में पढ़ना है, मैं खाली जनरल बातें कर रहा हूँ आप लोगों से ऑडिट की, कि हाँ देखो ये मैं तो जीएसटी चालू करने वाला था, लेकिन आप लोग थे नहीं, आपको इंटीमेट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने जीएसटी चालू नहीं किया। तो मैंने बोला चलो ऑडिट कंटिन्यू रखता हूँ, थोड़ा आइडिया आपको आना चाहिए। थोड़ा तो आ रहा है बेटर पहले से, इज इट हेल्पफुल। देखो अगर ये काम का होगा तो कंटिन्यू करते, अगर आपको लगता है कि नहीं ये काम का नहीं है, भाषण के जैसे चालू है, तो ये नहीं करना चाहिए हमें कंटिन्यू। लेकिन मेरी ऐसे अंडरस्टैंडिंग है कि हम अगर इनको बोलना नहीं चालू करेंगे तो यू विल नॉट अंडरस्टैंड द डेप्थ एंड देन यू विल नॉट गेट इग्नाइटेड कि हाँ यार ये पढ़ने जैसा है, ये रीड करने जैसा है, ये तो काम करने जैसा है, ये सच में अच्छा है, राइट। सर ये एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है? एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब एक होता है एश्योरेंस एंगेजमेंट और फिर एक दूसरा होता है अदर देन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब अपनी अगर प्रैक्टिकल भाषा में आपको बात करो तो यूडीन जहां पे आप इशू करते हो, मतलब जिस जगह पे हमारी साइन और वो यूडीन नंबर मैटर करता है, वहां पे मैंने गारंटी जैसे ली ना, गारंटी मतलब समझते हो ना, मैंने अश्योर्ड किया आपको
कि भरोसा रखो ये कंपनी सही है, भरोसा रखो इतना स्टॉक है, भरोसा रखो इतना इनका नेटवर्थ है, भरोसा रखो इसके शेयर की इतनी वैल्यू है। तो जो भी हमने यूडीन इशू किया, जहाँ पे भी हमने डॉक्यूमेंट साइन करके दिए, उसको एश्योरेंस एंगेजमेंट बोलते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बनाते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में गारंटी देने की जरूरत है क्या कि इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसे ही एक्चुअली प्रोजेक्ट ऐसे ही चलेगा? नहीं, वो अदर देन एश्योरेंस एंगेजमेंट है, उसको सर्विस एंगेजमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो मैं आपको थोड़ा जब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के डिटेल बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि सब तो रिस्की काम कौन सा, एश्योरेंस का काम रिस्की की अदर देन एश्योरेंस का रिस्की? एश्योरेंस का रिस्की, क्योंकि वहां पे हमने यूडीन इशू किया है। कल अगर कुछ होता है तो मे भी रिस्पॉन्सिबल है। मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिया जिसके ऊपर मैंने साइन नहीं किया, खाली प्रिपेयर्ड बाय राम पाटिल ऐसे या प्रिपेयर्ड बाय हमारी सीए फर्म का या एलिट गुरुकुल का नाम लिखा है। नोबडी एक्सपेक्ट मी टू बी कि अश्योर्ड किया था आपने, अश्योर्ड नहीं किया था, प्रिपेयर किया था खाली। ऑडिट रिपोर्ट में मैं अश्योरेंस देता है, सर्टिफिकेशन में मैं अश्योरेंस देता है कि मैंने चेक किया और मुझे सब कुछ सही मिला करके ये है। क्लियर है? तो वो एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है। अब इन्होंने बोला एश्योरेंस एंगेजमेंट में यूजुअली या ऑडिट में 3 लोग होते हैं, इन्वॉल्विंग प्रैक्टिशनर मतलब सीए, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं मतलब कंपनी, एंड इंटेंडेड यूजर मतलब जिसको ये रिपोर्ट जाएगा। तो ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है। ठीक है सर, आपके पास और ये सब करने के टाइम पे आपके पास क्या होना चाहिए? आप किसी को भी एश्योर करने के पहले आपके पास क्या होना चाहिए? एविडेंस होनी चाहिए। तो इसलिए आपको पता है ना, हम कभी भी आप मुझसे क्या बोलते हो, ITR सर सर्टिफाई करके चाहिए। हाँ, ITR सर्टिफाई करके चाहिए। तो सामने वाला बोलता है कोई तो कि 500 रुपये लो ना सर, मार्केट का रेट 500 रुपये चालू है। हम क्या बोलते हैं? नहीं सर 3000 लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं सर्टिफाई करने वाला हूँ तो मुझको क्या करना पड़ेगा, जो मैं सर्टिफाई करने वाला हूँ उसके क्या चाहिए, मुझे एविडेंस चाहिए। तो आपने इतना सेल्स दिखाया किस बेसिस पे, आपने इतना परचेज दिखाया किस बेसिस पे, आपने इतनी सैलरी दिखाई, क्या रिकॉर्ड है आपके पास? आपके बैलेंस शीट में असेट है उसका क्या रिकॉर्ड है? आपके बैलेंस शीट में लोन लाइबिलिटी है उसका क्या रिकॉर्ड है? आपने बैंक अकाउंट इतने दिखाए उसकी किस स्टेटमेंट है? तो हमें मेहनत लगेगी कि नहीं? सर्टिफिकेशन मतलब ये नहीं कि स्टैंप मार के साइन करके दे दो, उसको नहीं बोलते। उन्होंने बोला जब भी आप अश्योर्ड करते हो, साइन मार दिया, स्टैंप मार दिया, यूडीन इशू किया, क्या कर दिया आपने? एश्योरेंस। आपके पास उसकी क्या होनी चाहिए? एविडेंस होनी चाहिए। ये समझ में आ रहा है? ओके, इसलिए पैसा ज्यादा मांगते हैं हम। क्लियर है? एविडेंस कैसे होनी चाहिए? सही होनी चाहिए ना, ये एविडेंस सही होनी चाहिए ना। ये दिख रहा है वर्ड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंट का मतलब क्या बताया था? क्वांटिटी, और अप्रोप्रिएट का मतलब क्या बताया था? क्वालिटी। एक 2 करोड़ का सेल है और हमने 4 बिल रखे हैं बस, 2 करोड़ का सेल हमने सर्टिफाई किया और कितने बिल रखे हमारे एविडेंस में? 4 बिल रखे, चलेगा क्या? नहीं, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। क्वांटिटी भी कम है, इनसफिशिएंट है, और क्वालिटी भी कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टोटल सेल्स लेजर लेना चाहिए था, पार्टी कंफर्मेशन, मतलब जितना डीप में जाओ उतना अच्छा है। बैंक स्टेटमेंट के साथ क्रॉस वेरीफाई हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पता चलता, आपको पता चलता है फेक एंटिटी क्या है, और उतना नॉलेज आ गया अभी आप लोगों को, ठीक है ना? फेक क्या है, रियल क्या, आप समझ सकते हो। तो वो उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट इशू करना है। 1000 रुपये 2000 कमाने के लिए पीछे मत जाओ, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और 8 से 10 साल के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल है, आज के लिए नहीं। और जो भी आपका रिपोर्ट होगा वो रिटर्न होना चाहिए। एक होता है ऑडिट और एक होता है रिव्यू, दोनों में फर्क क्या है सर? ऑडिट जो होता है ना, उसका लैंग्वेज पॉजिटिव होता है। रिपोर्ट का लैंग्वेज क्या होता है? पॉजिटिव, कि एज पर माई इंफॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन एंड एज पर to best of my knowledge and as per information provided to me and as per the evidence gathered by me during the audit, the financial statement exhibits true and fair view. मैंने बोला कि अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छा है, ट्रू एंड फेयर है, दैट इज ऑडिट। क्वार्टरली जो होता है ना, क्वार्टरली स्टेटमेंट भी बनता है ना, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनता है,
उसका हम पूरा ऑडिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पूरा नहीं होता, उसमें डेप्रिसिएशन के एंट्रीज नहीं पास हुए या प्रोविजंस के एंट्री प्रॉपरली पास नहीं हुए थे प्रॉपर। जैसे साल भर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो सारी एंट्रीज वहाँ पे नहीं होती, तो हम उसका रिव्यू करते हैं। क्या करते हैं? रिव्यू करते हैं। रिव्यू तो रिव्यू जो, तो ये ऑडिट है तो रिव्यू यहाँ पे है। समझ में आ रहा है? रिस्क में ये तो पक्का करना है, ये भी पक्का ही करना है, लेकिन उसकी लैंग्वेज देखो कैसे होते हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई knowledge and information gathered by me during the review engagement, nothing shows that the financial statement does not exhibit true and fair view. ऐसा नेगेटिव लिखा होता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर क्वेश्चन रेज हो, मुझे कुछ गलत नहीं दिखा। इसका क्या मतलब है? सब सही होगा, लेकिन ऑडिट में हमने क्या बोला? सब सही है। सब सही है बोलना और मुझे कुछ गलत नहीं दिखा बोलना, इसमें ये समझ रहा ना, ये यहाँ पे थोड़ा इसका थोड़ा लेवल कम है। मुझे सब सही लगा, लेवल ज़्यादा है। मुझे कुछ गलत नहीं दिखा, इसका एश्योरेंस लेवल कम है। समझ में आ रहा है? इसका एश्योरेंस लेवल कम है, मैं कम गारंटी दे रहा हूँ। रिव्यू में मतलब मैं कम रिस्पॉन्सिबल होता हूँ, ऑडिट में मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता हूँ। ये क्लियर है आपको? तो इसको और कुछ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हम पढ़ेंगे, कुछ रिव्यू स्टैंडर्ड्स भी पढ़ेंगे। देयर इज एसआरई आल्सो, रिव्यू स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, तो हम पढ़ेंगे उसको आगे जाके। तो ये देखते हैं, वी लर्न दैट ऑडिट इज अ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, इट प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, हाउएवर रिव्यू इज अ लिमिटेड एश्योरेंस। यहाँ पे क्या देते हैं हम लोग? वहाँ पे रीजनेबल देते हैं, मतलब अच्छा है, हाँ सब कुछ ठीक है। रिव्यू में मुझे कुछ गलत नहीं दिखा तो लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं हम। इट प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। एक होता है हायर, ऑडिट क्या होता है? हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस, और रिव्यू क्या है? लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। रिव्यू इन्वॉल्व्स फीवर प्रोसीजर एंड गैदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस on the basis of limited conclusion that can be drawn up. However, both audit and review are related to the financial statement prepared on the basis of historical financial information. चलो ठीक है, वो तो ठीक है। हाँ, एंगेजमेंट है, रिजनेबल है, लिमिटेड, उन्होंने डिस्टिंग्विश करके दिया, आप देख लेना। एग्जाम्पल ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट उन्होंने बोला है। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या देना पड़ता है हमें? रीजनेबल। ऑडिट करोगे तो रीजनेबल एश्योरेंस देना पड़ता है, मतलब रिस्क हमारे लिए ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा गारंटी ले रहे हैं। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू किया तो लिमिटेड एश्योरेंस देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको आप सर्टिफिकेशन बोल सकते हो, जो आप सर्टिफिकेशन करते हो ना, वो रिव्यू करते हो आप ऑडिट नहीं करते पूरा, आप क्या करते हो? रिव्यू करते हो। एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वो प्रोजेक्शन रिपोर्ट वगैरह नहीं बनाते क्या, 5 साल का सीएमए डेटा वगैरह, उसका करना है। तो एश्योरेंस रिगार्डिंग द रीजनेबिलिटी ऑफ अजम्पशन, हम यहाँ पे अभी क्या बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि ये होगा ही होगा सेल, लेकिन जो अजम्पशन उन्होंने रखे हैं वो थोड़े क्या है? रीजनेबल है, बहुत ही अनरीजनेबल नहीं है। मतलब आज कंपनी का 1 करोड़ सेल है, अगले साल 150 करोड़ का दिखा है, ये रीजनेबल नहीं है। और अगर 150 करोड़ का दिखा है तो उसके पेपर क्या है, दिखाने के लिए दिखा सकता है कंपनी। मैं नहीं बता रहा कि 1 करोड़ की कंपनी 150 करोड़ का सेल नहीं कर सकती है। पता चला वर्क ऑर्डर उनके पास उतना बड़ा है, उन्होंने बिजनेस प्लान चेंज किया है, अब वो स्केल अप करे, वो पायलट वर्जन था, अब ये रियल वर्जन उनका लॉन्च होने वाला है। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस बेसिस पे वो बता रहे कि अगले साल मेरा सेल इतना होगा, तो वो बेसिस आपको अपने पास रखना पड़ता है जब आप सीएमए डेटा वगैरह बनाते हो तो, ठीक है। रिपोर्ट ऑन कंट्रोल ऑपरेटिंग एट अ ऑर्गेनाइजेशन, तो कंट्रोल ऑपरेटिंग मतलब इंटरनल कंट्रोल चेक करके आप बता रहे हो, इंटरनल ऑडिट कर रहे हो मतलब, ठीक है। प्रोवाइड एश्योरेंस रिगार्डिंग द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल, हम बताते हैं कि हाँ आपका सिस्टम ठीक है या सिस्टम ठीक नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट को ऑडिट बोलते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट को रिव्यू बोलते हैं। और अदर देन फाइनेंशियल डेटा, अदर देन फाइनेंशियल डेटा मतलब मैंने बोला ना, अदर देन एश्योरेंस एंगेजमेंट अगर कुछ होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं? एग्जामिनेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी होगी। अश्योरेंस रिगार्डिंग टू ऑपरेशन एंड कंट्रोल, ये ऑडिट रिलेटेड नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड नहीं है, अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम है। उसके स्टैंडर्ड्स अलग अलग है, आगे जाके आपको पता चलेगा इसके स्टैंडर्ड अलग है, इसके स्टैंडर्ड अलग है और इसके स्टैंडर्ड अलग है। खाली वो आपको एक बैकग्राउंड बना के चल रहे हैं यहाँ पे। और क्या है, हाँ ये देखो यहाँ पे आ गए वो स्टैंडर्ड्स। तो सीए इंस्टीट्यूट ने कौन से स्टैंडर्ड इशू किए हैं? तो सबसे मेन स्टैंडर्ड जो आपको पढ़ने उनका नाम होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग,
जो मेन स्टैंडर्ड्स है जो आपको पढ़ने एज अ ऑडिटर, आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ना है। लेकिन फिर इन्होंने यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, बताया था ना अभी रिव्यू लोअर वाला, तो एसआरई करके भी कुछ है वो भी पढ़ना है, तो फाइनल लेवल पे जाके पढ़ना है। इंटरमीडिएट लेवल पे आपका फोकस ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए, ये फाइनल लेवल का फोकस है, ठीक है ना। जब फाइनल पे आओगे तो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन ऐसे ही एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। वो बोला ना अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है तो उसको हम एसआरएस बोलते हैं, रिलेटेड सर्विसेज, जहाँ पे आप सीए में डेटा वगैरह बना के देते हो या इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हो तो वहाँ पे हम एसआरएस बोलते हैं, ओके। और एक एसक्यूसी भी होता है यहाँ पे, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, वैसे तो आपको सारे ही याद करने हैं। 200 का मैंने आपको बताया था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे 230 होता है, ऑडिट में क्या होनी चाहिए, हमेशा डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, ये लिखा है यहीं पे कहीं पे। ऐसे 315 बोलता है आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसको ROMMS बोलते हैं हम लोग। ऑडिट में हमेशा आपको क्या चेक करते रहना होता है कि कहीं मिसस्टेटमेंट तो नहीं हो रहा है, कहीं मिसस्टेटमेंट तो नहीं हो रहा है, कहीं मिसस्टेटमेंट तो नहीं हो रहा है। शादी में लड़की देखने जाओगे तो क्या चेक करते रहोगे हमेशा, कहीं हमें चुना तो नहीं लगाने जा रहा है, कहीं हमें चुना आप क्रॉस चेक करते रहते हो ना, लड़का या लड़की जो भी हो, मतलब अरे आप अभी एंगेज होने वाले हो, शादी करने वाले, तो आप चेक ही तो करने गए हो, चाय नाश्ता करने थोड़ा क्या गए हो। ये मत देखो कि बिस्किट कितना अच्छा है, चाय कितना अच्छा है, वो देखो कि लोग कैसे। यहाँ पे हमें चुना तो नहीं, शादी और ऑडिट दोनों सेम ही चीज़ है और दोनों में झूठ बोला जाता है, गारंटीड है, पता है अपने को पहले से ही। लड़का अच्छा है, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, दारू पीता है, नहीं जी कहीं दारू हाथ ही नहीं लगाता था बॉटल को, हाँ नहीं, लड़का हीरा हीरा वो मासी का जो था वो, हाँ कभी कभी जुए में हार जाता है तो थोड़ा दारू पी लेता है, बाकी लड़का हीरा है हीरा, ठीक है ना, ऐसा कुछ तो वो डायलॉग है। तो वैसे ही है, सब जगह पे है, कोई सच नहीं बोलने वाला, आपको भी पता है उनको भी पता है, दोनों पार्टी को पता है कि आज झूठ बोलने का दिन है, आज आपका टैलेंट शो है कि आप कितना झूठ कितने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो। आज जो उन्होंने घर में साफ सफाई की है रोज वैसे नहीं होती। आप कभी रैंडम डे पे अगर घर पे चले जाओगे तो ऐसे लगेगा यहाँ पे अभी भूकंप आया था, ठीक है ना। लेकिन जब कोई देखने आ रहा है तो फटक से क्या हो जाता है, सब हाँ सब सिस्टमैटिक होता है, सब सामान कबर्ड के अंदर होता है, सब कुछ अपनी जगह पे होता है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट भी वैसे ही है। तो कंटिन्यूसली, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको चुना लगाया जा रहा है तो लगना भी जरूरी है। आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है, आपको देखना है कि ऐसा क्या गड़बड़ हो सकता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा लाइफ में फ़र्क पड़ेगा। उनका घर खराब है या उन्होंने चादर यहाँ की वहाँ रखी, उससे मुझे आगे जाके फ्यूचर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लड़की के हार्ट में होल है और उन्हें बताया नहीं। हाँ आप देख रहे हो कि लड़की की ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है, तो ये आगे जाके बहुत मैटर करेगा। तो उसको मटेरियल बोलते हैं, मटेरियल इंफॉर्मेशन वो दे दो। तो वैसे कंपनी में बहुत बड़ा जो डेटर है उसकी डेथ हो चुकी है, ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि डेटर मर गया है? अंतर्यामी तो नहीं है ना। आपने जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए आपको पता है सारे डेटर जिंदा है, अभी 300 350 ऑडिट किए तुमने, तो हमें नहीं पता ना। प्रॉब्लम समझो आप क्या है यहाँ पे। तो बोलते हैं हमेशा चेक करते रहने का, ऑडिटर ने हमेशा चेक करते रहने का कि कहीं कोई झोल निकल तो नहीं जा रहा है मेरे नज़रों से, ये हमेशा कंटिन्यूसली। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोल रहा है, मतलब लॉ बोल रहा है हमारा ऑडिट का, ये करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, हर चीज़ का कुछ भी बोलोगे बिना एविडेंस के नहीं, गॉसिप नहीं है, ऑडिट इज नॉट अ गॉसिप। अगर आपको किसी के ऊपर हाथ उठाना है या बोलते ना मतलब क्वेश्चन रेज करना है किसी सिस्टम के ऊपर, तो आपके पास उसका क्या होना चाहिए? डू नॉट टॉक अनलेस एंड अनटिल यू हैव एविडेंस। मुझे लग रहा है कि चोरी हो रही है, नहीं तो जो लग रहा है उसको दबा दो, उसको कहीं लीक नहीं सकते। आई गेस का लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, आई अज्यूम का लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, आई अश्योर का लैंग्वेज यूज करना पड़ता है। एंड आई अश्योर कैन नॉट गो विदाउट एविडेंसेस। और सर ये रिपोर्ट वगैरह करना होता है ना, मैंने बोला ना अल्टीमेटली क्या ऑडिट में क्या करना पड़ता है, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग कहाँ पे लिखा गया है? ऐसे 700 में लिखा गया है। इसमें अनमॉडिफाई रिपोर्ट जाता है, फिर मॉडिफाई होता है तो 705 706 यूज करना पड़ता है।
वैसे SRE भी है, ऐसे 2400 SRE 2400 2401, लेकिन ये अभी आप मत देखो, आप उधर तक मत जाओ, आप लोग अभी कहाँ तक रहो बस मैक्सिमम SA प्लस SQC, एक XQC और एक SA आपको पढ़ने, बस उससे ज़्यादा मत पढ़ो, उससे ज़्यादा पढ़ोगे तो मेरे को टेंशन आ जाएगा। ये सारे SRS वगैरह है, ये देखो XQC 1 पढ़ना है, ये स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है ना, SQC 1, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वालिटी नाम से ही पता चलता है ना, ये क्या लिखा है, पढ़ने का रहने तो उसका नाम तो समझो पहले, कि गवर्नमेंट ने CA इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा स्टैंडर्ड लिखा है जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आप एक CA फर्म हो तो आपको साहब क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, और इसका चॉइस नहीं है आपके पास। डेटा बैकअप, डेटा सिक्योरिटी, फोल्डर क्रिएशन जो आप कर रहे हो ना, ये चॉइस नहीं है मेरे पास नहीं करने की, गवर्नमेंट ने लिख के दिया है मुझे कि करना ही है। एंड हायर क्वालिटी बेटर सर्विस, आप कम खर्चे में पैसा इतना ही दिया, काम इतना ही करूंगा, ऐसा एटीट्यूड आपका नहीं होना चाहिए। पैसे से आपकी क्वालिटी डिफाइन नहीं होती। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बीकॉम और आपके में दुनिया भर का फर्क है। अंतर इसी के वजह से क्योंकि आपने जो काम किया गया है उसको हम टॉप क्वालिटी का मान के चलती है गवर्नमेंट पीपल एवरीबडी हैव दैट अजम्पशन। CA ने काम किया है तो क्वालिटी का ही है, ये क्वालिटी एश्योर्ड है यहाँ पे। एंड देन आपको मैं इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा हूं आप लोगों को, CA तो काम करता ही नहीं ना, काम तो आर्टिकल करते हैं, काम तो आप करते हो। अब आपको अगर नहीं बताऊंगा कि देखो दिस इज द एक्सपेक्टेशन, दिस इज द लैंग्वेज दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो एंड दिस इज द लैंग्वेज दैट यू आर फॉलोइंग, तो ये गैप है वो कम करने का ट्राई में कर रहा हूं, और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे लेक्चर लेके, ठीक है। वाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो लोग फॉलो नहीं करेंगे। डन, फर्स्ट चैप्टर ओवर है। थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग आ गया ऑडिट का आपको, कि ऑडिट मतलब क्या, CA मतलब क्या, थोड़ा और आएगा। इधर किधर तो क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर करके चैप्टर गया क्या रे। हाँ, इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क। बाकी टाइम तो हो चुका है अपना। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आई कैन टेक द क्वेश्चन। सवाल होनी चाहिए आप लोगों के, और रिकॉर्डेड लाइन पे होनी चाहिए। वी आर ओके टू डिस्कस दैट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। है कुछ क्वेश्चन आपके पास? सब समझता है आपको, शराफत आपको भी? हाँ, पेनाल्टी नहीं, पहली बात तो आपने प्रोफेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं किया, दैट मीन्स यू आर नॉट, मतलब नाम का CA है तो, बाकी तेरे व्यवहार से तो CA नहीं है। क्योंकि स्टैंडर्ड बनाई क्यों गई है मुझे बताओ। आपने अभी हमारे HR ने कंपनी की पॉलिसी बनाई और वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये मुझे पूछ रहा है तो उसका क्या होगा? तो तुम नालायक हो। उसका एक ही मतलब है ना कि इंस्टीट्यूट ने, गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड्स बनाए और CA ने उसको फॉलो, तो CA कौन है? बोलो बोलो, नालायक है। लायक नहीं, नालायक किसको बोलते हैं? जो लायक CA बनने के लायक नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नालायक। पास होने से कोई CA थोड़ी ना क्या बनता है। CA उसके व्यवहार से होता है, उसके बिहेवियर से होता है, उसके जिस तरीके से वो काम करता है उसके क्वालिटी से उसको CA बोला जाता है। क्वालिफिकेशन से कोई CA नहीं बनता। क्वालिफिकेशन तो एक एग्जाम है जिसको आपने पास किया है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे कंसल्टेंट है, या हमारे यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो CA नहीं है लेकिन उनके काम की क्वालिटी है। वो क्वालिटी होना इंपॉर्टेंट है, डिग्री होना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप CA नहीं हो, अभी मान लेता हूं मैं, नहीं हो, बनना भी नहीं चाहते, लेकिन क्वालिटी तो फिर भी फॉलो कर सकते हो ना। लॉ में लिखा है करके नहीं, इस इंडस्ट्री का वो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। ऑडिट के, टैक्स के, अकाउंटिंग के, इंडस्ट्री का वो क्या है। और आप समझो ना हमारा कितना नसीब खराब है कि इस मार्केट में किसी को भी स्टैंडर्ड नहीं आता। स्टैंडर्ड टीचर लोगों को स्टैंडर्ड नहीं पता, बच्चों को कहां से पढ़ाएंगे स्टैंडर्ड? अब बच्चे भी नालायक है, टीचर नहीं पढ़ा रहा है, बच्चे को तो अपने करियर से लेना होना चाहिए ना, बच्चे को तो सर्च करने आना चाहिए ना। बाकी तो सारी चीजें सर्च कर लेते हो, रशियन तक पहुंच जाते हो, तो इंडियन स्टैंडर्ड नहीं ढूंढ पा रहे हो आप लोग।
आपने ढूंढना चालू किया तो साहब आपको मिलना चालू हो जाएगा। प्रॉब्लम टीचर्स का नहीं है खाली, प्रॉब्लम तो बच्चों का भी है। बच्चों को ये सिलेबस आता है तो उनके आटे पड़ते हैं यहाँ पे। पूछो अभी हमारे MBA को, असाइनमेंट लिख रहा था IFRS के ऊपर, क्या है IFRS नहीं पता, लिख रहा हूं बस। ये सैड रियलिटी है ना। मुझे बता रही थी सर हमारी टीचर ऐसी MBA की जो आती है और क्वेश्चन और आंसर रीड करती है, सॉल्व नहीं, रीड करती है। ऑब्वियसली आप लोगों को आवाज उठाना है, लेटर लिखना है, देखो बगावत कर लो, क्या बाप ने बाप का जाता है, आपका MBA नहीं कंप्लीट होगा और क्या होगा। डरते हो तो फिर पहले कंप्लीट कर लो सेमेस्टर, उसके बाद लेटर लिखो, कम से कम अगली जनरेशन का खराब नहीं होगा। लेकिन आप CA क्यों? क्योंकि बाकी किसी की औकात नहीं है ये सब लिखने की, बोलने की, पढ़ने की, पढ़ाने की, इसलिए CA करो। धीरे धीरे क्यों ना हो, एक के 4 अटेम्प्ट में क्यों ना हो। मुझे समझता है आप लोग जिस बैकग्राउंड से आते हो वहां पे CA मतलब आपके लिए इट्स लाइक अ माउंटेन, पहाड़ के जैसे। मेरे लिए भी था, यू नो माई स्टोरी, अलग से बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सब नहीं शुरू किया होता, कभी तो मैंने भी शुरू किया होगा ना, कभी तो आप जैसे बेटे, मैं भी तो कभी तो बेटा रहूंगा, मुझे भी लगता होगा फैकल्टी पागल हो गया, कुछ भी बड़बड़ कर रहा है। लेकिन कोई तो था पीछे कंटिन्यूअसली जो बोलता था नई क्वालिटी, नई स्टैंडर्ड्स, नहीं ये रीड करो, वो रीड करो, करना ही पड़ेगा। मुझको समझ में नहीं आता था सारे शब्द का मतलब क्या है। वो अभी आता है क्योंकि वो था, वो है। तो एक गुरु लगता है जो आपको टच करता है और आपको ट्रांसफॉर्म करता है। तो मुझे मिल गया, राइट एज में मिल गया, राइट टाइम पे मिल गया, इसलिए आई गॉट ट्रांसफॉर्म। अब आप लोगों के पास भी वो सारी फैसिलिटी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप अभी नहीं बदलते हो तो प्लीज डू नॉट ब्लेम अस। हम हमारी औकात के बाहर जाके सब कुछ करने का ट्राई कर रहे हैं आपके लिए। एंड इफ यू डोंट डू इट देन यू आर नॉट डूइंग इट। प्लीज, इतना करने के बाद भी आप नहीं करते हो तो फिर मुझे आके मेरे टेबल पे आके ये तो मत बोलो दिनचर्या फॉलो नहीं होती, सुबह उठने नहीं होता, ये नहीं होता। सब कुछ आपके लिए किया गया है, आपके बेटरमेंट के लिए किया गया है, और आपसे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ, जब तक कंपनी में हो तब तक परफॉर्म करो, कंपनी छोड़ने के बाद तो यू नो कि मैं कैसे बिहेव करता। आई डोंट इवन कॉल। तो टिल द टाइम यू आर हियर, क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। जो अब तक नहीं हुआ आप कब करके दिखाओ। एंड ये खाली मैं नहीं करना चाहिए, ऐसा सब करेंगे तो सबका इंटेंशन। मुझे ऑडिट थोड़ा बहुत जितना आता है उतना मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा सबने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किया तो, सबने थोड़ा थोड़ा सीखा तो, और सबने अपने आजू बाजू वालों को सिखाना चालू किया तो कितना एक अच्छा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म और एक एनर्जेटिक प्लेस, कॉन्सिक्रेटेड प्लेस हम क्रिएट कर सकते हैं कि यहां पे आने के बाद जिसको नहीं सीखना है वो भी सीख रहा है। That kind of environment we wanted to create in Gurukul, and that cannot happen without your involvements. खाली यहाँ पे बैठ के कुछ नहीं होता, यहाँ पे लिसन करना है, अप्लाई करना है, अडॉप्ट करना है, इग्नाइट होना है, अंदर से इच्छा आनी चाहिए कि कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेना चाहिए। चलो CA नहीं तो CMA, CMA नहीं तो CA, CSB नहीं तो चलो MBA, MBA नहीं तो LLB। जितना किया है उतना अगर रुक जाओगे कि हाँ डन, अब कोई एक लड़का मिल जाए, अच्छी उसकी जायदाद हो, फिर वो मर जाए और उसकी प्रॉपर्टी मेरी हो, अगर ऐसा तुम्हारा शॉर्टकट तरीका है अमीर होने का, तो फिर ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू, नमस्कार।